हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? सॉरी फॉर द डिले। बेसिकली आज अपन करेंगे ऑडिट एविडेंस, जो अपनी 500 की सीरीज है। इस 500 की सीरीज के सारे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस एंड बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेंगे। आ जाओ टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्या दे रखा है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ टीके होम प्राइवेट लिमिटेड, a recognized export house engaged in the manufacturing of t-shirts under the brand name of TK। तो ये क्या है? कंपनी है जिसका नाम क्या है? टीके होम प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ये क्या है? रिकग्नाइज्ड एक्सपोर्ट हाउस है, मतलब बेसिकली एक्सपोर्ट करती है टी शर्ट्स को। CA Tripti is verifying the export revenue of the company for the year. She has verified the transactions entered in the export sales account maintained in the accounting software from the relevant invoices। तो हमने बेसिकली जो अपन ने सेल करी है, जो अपन ने क्या करी है, सेल करी है, जो अपने अपनी अकाउंट में रिकॉर्ड करी है, उसको मैं किससे वेरीफाई कर रहा हूँ? एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस से वेरीफाई कर रहा हूँ। अब देखो क्या दे रखा है? द एक्सपोर्ट सेल्स आर बीइंग मेड ऑन द पेमेंट ऑफ IGST। ठीक है, तो जो मैं एक्सपोर्ट सेल्स कर रहा हूँ वो मैं क्या कर रहा हूँ? ऑन द पेमेंट ऑफ IGST कर रहा हूँ। फॉर विच रिफंड इज ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ द कंपनी आफ्टर द गुड्स आर शिप्ड। तो ये अपन ने IDT में पढ़ रखा है कि जो आप गुड्स को क्या कर सकते हो? एक्सपोर्ट कर सकते हो अंडर बॉन्ड या LUT या ऑन द पेमेंट ऑफ IGST। अब देखो क्या दे रखा है? ऑन इंक्वायरिंग फ्रॉम द इंटरनल ऑडिट स्टाफ रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्ट रेवेन्यू, शी इज टोल्ड दैट एक्सपोर्ट सेल्स आर रिकग्नाइज्ड फॉर द ईयर ऑन द बेसिस ऑफ बिल ऑफ लीडिंग। ठीक है, तो बेसिकली अपन जो है एक्सपोर्ट रेवेन्यू को कब रिकग्नाइज कर रहे हैं? जब बिल ऑफ लीडिंग क्या हो रहा है? इशू हो रहा है। बिल ऑफ लीडिंग का मतलब क्या है कि भाई जब जब बेसिकली जो शिप है जब शिप पे जो है माल चढ़ जाता है, जब शिप पे माल चढ़ जाता है तो शिप का जो कैप्टन है वो आपको क्या करता है? शिप का जो कैप्टन है वो आपको बोलता है कि भाई देखो ये माल मेरे पास आ चुका है। तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं? अपन जो है अपना रेवेन्यू उस दिन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हाउएवर शी इज नॉट कन्विंस्ड विद सच अ रिस्पॉन्स एंड फील्स दैट द सेम डज नॉट अपीयर टू बी प्रॉपर। सी तृप्ति को लगता है कि भाई ये गलत बात है। जैसे ही गुड्स आपने अपनी फैक्ट्री से निकाल दिया, जैसे ही आपने गुड्स अपनी फैक्ट्री से निकाल दिया, आपको जो एक्सपोर्ट सेल्स रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था। अब देखो क्या रखा है? शी फाइंड्स दैट 3 एक्सपोर्ट इनवॉइसेस बियरिंग डेट्स इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, हैविंग अ वैल्यू ऑफ 75 लाख आपने रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है एक्सपोर्ट रेवेन्यू को, ऑन द ग्राउंड दैट बिल ऑफ लीडिंग फॉर दीज इनवॉइसेस वर इशूड इन अप्रैल 2023। देखो क्या रखा है? 3 एक्सपोर्ट इनवॉइसेस हैं, 3 एक्सपोर्ट इनवॉइसेस हैं जिनकी डेट्स क्या है? मार्च में, मतलब इनवॉइस में डेट आ रही है मार्च की, लेकिन आपने मार्च में रिकॉर्ड नहीं कर रखा। आप जो है करोगे अप्रैल में रिकॉर्ड करोगे। आप कह रहे हो कि भाई बिल ऑफ लीडिंग अभी तक इशू नहीं हुआ है। जब बिल ऑफ लीडिंग इशू होगा बेसिकली अप्रैल में इशू होगा, मैं अप्रैल 2023 में रिकॉर्ड करूंगा। इससे क्या हो रहा है? 75 लाख से जो है मेरा फाइनेंशियल ईयर 23 का रेवेन्यू कम हो रहा है। आगे देखो क्या रखा है? डिस्कस फ्रॉम व्हाट सोर्सेज शी कैन ऑब्टेन रिलायबल ऑडिट एविडेंस इन दिस रिगार्ड। अच्छा, हाउ शी कैन चैलेंज द मैनेजमेंट का असर्शन रिगार्डिंग द कंप्लीटनेस ऑफ एक्सपोर्ट रेवेन्यू। ठीक है, तो बेसिकली हम ऑडिट एविडेंस कहाँ से लेंगे? और फिर ये कह रहा है कि भाई मैनेजमेंट के असर्शन को कैसे चैलेंज करोगे? मैनेजमेंट के असर्शन, मैनेजमेंट जो अपने को कह रहा है कि भाई हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे अप्रैल में बिल ऑफ लीडिंग के बेसिस पे, उसको अपन को चैलेंज करना है। कैसे चैलेंज करेंगे वो देखते हैं, आ जाओ। इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं अपन क्विकली। हाँ जी, तो इसके अपन सोल्यूशन पे आ जाते हैं। देखो ये रहा, पढ़ो क्या देखा है? शी कैन ऑब्टेन द रिलायबल ऑडिट एविडेंस बाय गोइंग थ्रू द GST रिटर्न्स फाइल्ड बाय द कंपनी ऑन द GST पोर्टल एंड कोरिलेटिंग द सेम विद द ईवी बिल्स। भाई सीधी सी बात ये है कि आप क्या कर रहे हो? आप जो है एक्सपोर्ट कर रहे हो ऑन द पेमेंट ऑफ IGST। तो आपने क्या करा? मार्च का इनवॉइस दिखाया, तो सीधी सी बात है जब GST रिटर्न भरोगे तो उसमें भी जो है मार्च का क्या दिखाओगे? मार्च का आप टर्नओवर दिखाओगे। शी कैन ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस अबाउट हाउ द कंपनी हैज रिफ्लेक्टेड इट्स एक्सपोर्ट सेल्स इन द GST रिटर्न्स। तो आप GST रिटर्न जब भर रहे होंगे तो आप क्या करोगे? मार्च के रिटर्न्स में दिखाओगे उसको। एंड वेदर द एक्सपोर्ट सेल्स पर्टेनिंग टू 3 इनवॉइसेस हैविंग अ वैल्यू ऑफ इतना आर रिफ्लेक्टेड इन सच रिटर्न्स। अच्छा, आपने जो ईवे बिल जनरेट करा होगा, फर्दर ईवे बिल जनरेटेड ऑन द पोर्टल वुड प्रोवाइड एविडेंस दैट द गुड्स हैज मूव्ड आउट ऑफ द कंपनी प्रीमाइसेस। तो अगर आपने ईवे बिल जनरेट करा तो ये क्या मान लिया जाएगा? ये मान लिया जाएगा कि भाई मार्च में ही गुड्स क्या हो गए? आपकी प्रीमाइसेस से बाहर चले गए हैं। तो देखो क्या रखा है? एक्सपोर्ट रेवेन्यू शुड हैव बीन बुक्ड एट द टाइम द गुड्स मूव्ड आउट ऑफ द कंपनी प्रीमाइसेस। तो सीधी सी बात है, आपको सेल्स बुक करनी पड़ती है जैसे ही आपका गुड्स आपकी फैक्ट्री प्रीमाइस से निकल जाता है। अब देखो क्या दे रखा है? कंपनी इज क्लेमिंग IGST रिफंड, द रिफंड इज लिंक टू मंथली सेल्स रिटर्न। सीधी सी बात है, तो दिस एक्सपेक्ट कैन बी वेरीफाइड। आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो। मतलब बेसिकली आपको ये वेरीफाई करना है कि भाई कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो इसको अप्रैल का रेवेन्यू मान रही है, लेकिन जब वो GST रिटर्न्स भर रही है तो GST रिटर्न्स में उसको मार्च का ही रेवेन्यू मान रही होगी। फर्दर आप ईवे बिल भी चेक कर सकते हो। अगर ईवे बिल जनरेट हो रखा है इसका मतलब ये है कि भाई गुड्स आपकी फैक्ट्री से निकल चुके हैं। अच्छा, जैसे ही फैक्ट्री से निकल चुके हैं मतलब आपको जो है क्या करना पड़ेगा? उस समय अपनी जो है सेल्स बुक करनी पड़ेगी। बिल ऑफ लीडिंग इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द करियर टू द शिपर ऑफ द गुड्स दैट द गुड्स हैव बीन टेकन ऑन बोर्ड। मतलब शिप का जो कैप्टन है वो क्या बोलता है कि भाई देखो हमने आपके गुड्स ऑन बोर्ड ले लिए हैं, ये लो एक हमारी तरफ से बिल, एक बिल ऑफ लीडिंग, मतलब एक सर्टिफिकेट दे देता है कि भाई हमने क्या करें, आपके गुड्स ऑन बोर्ड कर लिए हैं। तो हम देखो क्या करेंगे, ऑडिटर क्या करेगा? इन अबव ग्राउंड्स पे मैनेजमेंट के असर्शन को चैलेंज करेगा और ये कहेगा कि भाई देखो आपको जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू अप्रैल में ना बुक करके मई में ही बुक करना पड़ेगा, सॉरी मार्च में ही बुक करना पड़ेगा। तो शी शुड चैलेंज एंड काउंटर मैनेजमेंट का असर्शन ऑन द अबव ग्राउंड्स एंड पॉइंट आउट द वॉल्यूशंस ऑफ द रेलेवेंट एएस एंड प्रिंसिपल्स। इन दिस वे शी कैन ऑब्टेन द रिलायबल ऑडिट एविडेंस हाईलाइटिंग सच डिजिटल एंड अदर एविडेंस। ठीक है, जो अपन ऊपर एविडेंस देखे, GST रिटर्न देखा, ठीक है, बिल ऑफ लीडिंग देखा। शी कैन चैलेंज मैनेजमेंट का सेशन रिगार्डिंग द कंप्लीटनेस ऑफ एक्सपोर्ट रेवेन्यू
एंड पॉइंट आउट दैट एक्सपोर्ट रेवेन्यूज क्या है, अंडरस्टेटेड है, तो हम कहेंगे कि भाई आप जो है मार्च में ही रिकॉर्ड करो। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्या दे रखा है, एक सीए है, सीए प्रभजोत, उसको क्या करना है, किसी कंपनी की फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करनी है। कौन सी डेट को करनी है, 29th ऑफ मार्च को करनी है। अच्छा, 28 मार्च को वो जब निकल रहा था घर से, तो क्या हुआ, रास्ते में जो है एक लोगों ने स्ट्राइक कर दी, रास्ते में लोगों ने क्या करा, स्ट्राइक कर दिया, जिसकी वजह से जो पूरा हाईवे था ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से हाईवे ब्लॉक हो गया। अच्छा, स्ट्राइक जो है 1 साल तक चली, सॉरी स्ट्राइक 1 महीने तक चली। स्ट्राइक जो है कहाँ गई, देखो 1 महीने तक चली है। The plant is not accessible through any other mode. The blockage is lifted after 1 month when the government announced the formation of committee. तो बेसिकली हो ये रहा है कि हमें जो है 29 मार्च को फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करने जाना था। 28 मार्च को जब मैं निकला तो मुझे पता चला कि जो रोड है पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया है और एक ही रास्ता था फैक्ट्री तक पहुंचने का। अब सवाल आता है कि भाई एक एक महीने बाद, क्या हुआ, रोड खुला, मेरा जो है ब्लॉकेज खुला, तो मतलब जो है 1 महीने बाद ऑडिटर को क्या मिला, एक्सेस मिला। अब देखो क्या दे रखा है, डज द अबव केस हाईलाइट द सिचुएशन ऑफ इम्प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। अच्छा, जो अपना अपना कांड हुआ, बोले तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने प्रोटेस्ट कर लिया, इसकी वजह से क्या ये मान लिया जाए कि भाई फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इम्प्रैक्टिकेबल था। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में ऑडिटर को क्या करना चाहिए वो अपने को बताना है। कहानी समझ में आ गई ना। अब देखो हम बताएंगे कि भाई अबव सिचुएशन डज नॉट हाईलाइट द इम्प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ अटेंडेंस एट इन्वेंट्री काउंटिंग। तो सीधी सी बात है, अपना ऐसे 501 ये कहता है कि अगर आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग किसी भी वजह से आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करनी चाहिए अल्टरनेट डेट पे। तो ऑडिटर शैल मेक फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ऑन अल्टरनेट डेट। और जो इंटरविनिंग ट्रांजेक्शन है, उस पर क्या करोगे, उस पर जो है ऑडिट प्रोसेस को परफॉर्म कर लोगे, उस पर जो बेसिकली ऑडिट प्रोसेस को परफॉर्म कर लोगे। तो अपने केस में क्या हुआ था, अपने केस में बेसिकली ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ड्यू टू द एजिटेशन बाय प्रोटेस्टर्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, आप जो है प्लांट तक नहीं पहुंच पाए 1 महीने तक। देयरफॉर हम कहेंगे, देयरफॉर द ऑडिटर शुड अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग आफ्टर द ब्लॉकेज इज लिफ्टेड, मतलब 1 महीने बाद, 1 महीने बाद आप क्या करोगे, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करोगे। एंड जो बीच में समय बीत चुका है, बोले तो एक 29 मार्च को करना था, फॉर एग्जाम्पल आपने करा 29 मई को, तो ये जो बीच का पीरियड है, इंटरविनिंग पीरियड है, इसमें आप क्या करोगे, ऑडिट प्रोसेस को परफॉर्म करोगे, ये देखने के लिए जो इधर ट्रांजेक्शन हुआ है वो सही है कि नहीं है, सिंपल है। तो अपना क्रक्स क्या था, अपना क्रक्स ये है कि भाई अगर आप जो है किसी वजह से फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग पर्टिकुलर डेट पे नहीं कर पा रहे हो, तो अल्टरनेट डेट पे कर लो, किसी अल्टरनेट डेट पे कर लो, और जो बीच का इंटरविनिंग पीरियड है इसमें क्या करोगे, ऑडिट प्रोसेस को परफॉर्म कर लोगे, इजी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जेड लिमिटेड का जो है ऑडिटर कौन है, सुनीता। अच्छा, अकाउंट्स को देख के ये पता चला कि भाई आपने 10 लाख की फीस पे करी किसी रेप्यूटेड लॉयर को। हमने मैनेजमेंट से पूछा कि भाई आपने जो ये 10 लाख की फीस क्यों पे करी है। मैनेजमेंट कहता है कि भाई देखो हमने किसी पर्टिकुलर केस के लिए नहीं करी है, हमने जो है एक नॉर्मल नॉर्मल एक्सपेंस करा है। तो मैनेजमेंट ये कहता है कि भाई देखो अ लॉट ऑफ वर्क इज परफॉर्म बाय द सेड लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो मैनेजमेंट कहता है कि भाई किसी पर्टिकुलर केस के लिए नहीं करी है, हम जो है इस लॉयर से बहुत सारा काम कराते हैं, अलग अलग तरीके के काम कराते हैं। तो मैनेजमेंट ने क्या करा, कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं दी। अच्छा, अब जो ये सुनीता है, सुनीता फाइंड्स इट प्रॉपर टू करस्पॉन्ड डायरेक्टली विद द लॉयर। तो सुनीता बोलती है कि क्यों ना अपन डायरेक्टली लॉयर से पूछ लें। तो उसने क्या करा, उसने एड्रेस लिया, ईमेल आईडी ली अपने बिल से। तो बेसिकली सुनीता ने क्या करा, एड्रेस लिया और क्या लिया, मेल आईडी ली, किसके लिए, लॉयर के लिए, फ्रॉम हिज प्रोफेशनल बिल्स। तो जो बेसिकली लॉयर ने बिल दिया होगा, इन्वॉइस दिया होगा, उसके अंदर उसका एड्रेस होगा, ईमेल आईडी होगा। तो सुनीता ने क्या करा, डायरेक्टली इंक्वायरी लेटर भेज दिया, किसको, डायरेक्टली इंक्वायरी लेटर भेज दिया लॉयर को, और कहा कि भाई नेचर एंड स्टेटस ऑफ ऑब्लिगेशन बताओ अगेंस्ट द कंपनी ऑन अ लेटर हेड, ठीक है। तो शी शूट्स ऑफ एन इंक्वायरी लेटर, उसने एक इंक्वायरी लेटर भेज दिया आस्किंग फॉर द नेचर एंड स्टेटस ऑफ लिटिगेशन क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी ऑन द लेटर हेड। इतनी कहानी समझ में आ गई। तो बेसिकली वो लॉयर को बोलिए कि भाई आप ही हमें बता दो, आप ही हमें बता दो कि भाई किस तरह का नेचर है और उस लिटिगेशन का क्या स्टेटस है। अब सवाल आता है कि भाई क्या उसका अप्रोच प्रॉपर है, irrespective of the merits of the approach followed by her, what she is trying to achieve by corresponding with the lawyer of the company। इतनी कहानी समझ में आ गई। तो मैनेजमेंट ने आपको सही तरह से जवाब नहीं दिया, तो सुनीता बोली कि भाई क्यों ना अपन डायरेक्टली लॉयर से बात कर लेते हैं, आ जाओ। देखो 501 क्या कहता है, 501 मुझे ये बताता है कि जहां पर ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म इंडिकेट दैट मटेरियल लिटिगेशन और क्लेम्स में एग्जिस्ट, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भाई कोई तो केस हुआ है। ऑडिटर क्या कर सकता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है एंटिटी के लॉयर से। अच्छा, लेकिन ऑडिटर क्या करेगा, शेल डू थ्रू अ लेटर ऑफ इंक्वायरी प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट। तो बेसिकली जो आपको इंक्वायरी लेटर भेजना है ना, वो लेटर आप खुद नहीं बना सकते, कौन बनाएगा, मैनेजमेंट बनाएगा। आप फिर उसको क्या कर सकते हो, भेज सकते हो, रिक्वेस्टिंग द एंटिटी का लॉयर टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द ऑडिटर। तो बेसिकली आप इंक्वायरी लेटर भेज तो सकते हो, लेकिन आपको इंक्वायरी लेटर खुद नहीं बनाना है। इंक्वायरी लेटर कौन बनाता है, इंक्वायरी लेटर मैनेजमेंट बनाता है, फिर आप जो है उसको भेजते हो। तो देखो क्या देखा, देयरफॉर देयरफॉर हर अप्रोच इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इसने तो खुद बना के भेज दिया। She has to make the management aware of her intention to communicate directly with the lawyer and the letter of inquiry has to be prepared by the management। तो बेसिकली जो लेटर ऑफ इंक्वायरी वो कौन बनाना चाहिए था, लेटर ऑफ इंक्वायरी मैनेजमेंट को बनाना चाहिए था, लेकिन इसने तो खुद बना के भेज दिया। तो इतनी बात समझ आ गई कि भाई उसकी अप्रोच तो गलत है। अब आगे बढ़ो।
Her purpose is in corresponding with the lawyer of the company is to identify litigation and claims involving the entity which may give rise to risk of material misstatement. भाई मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों उससे बात करना चाहता हूँ लॉयर से, ताकि मुझे ये पता चल सके कि भाई कंपनी पे कोई केस वेस तो नहीं चल रहा। अच्छा, अगर कंपनी में कोई केस चल रहा है तो उसका भाई मटेरियल इफेक्ट तो नहीं आ रहा ना मेरे एफएस पे। अच्छा देखो क्या रखा है, इट इज ड्यू टू द रीजन द लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी मे हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन द एफएस एंड दस मे बी रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड और अकाउंटेड इन द एफएस। तो बेसिकली ऑडिटर ये देखना चाहता है कि भाई इसका ये जो अगर कोई केस चल रहा है तो उस केस का कोई मटेरियल इंपैक्ट तो नहीं आ रहा ना मेरे एफएस पे। अगर इंपैक्ट आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये पर्पस समझ में आ गया। तो हमने बता दिया कि भाई उसकी अप्रोच गलत है और उसका पर्पस क्या था वो भी अपन ने बता दिया। आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, on going through the FS and records of TS Limited during the course of statutory audit। सी तमन्ना, तमन्ना को क्या मिलता है, आज की रात वाली तमन्ना, तमन्ना को मिलता है कि भाई सब्सटेंशियल इन्वेंटरीज ऑफ द कंपनी कंसिस्टिंग ऑफ मास्ट लाइटिंग पोल्स रिमेन विद द सुपर इंडस्ट्रीज फॉर सर्टेन फिनिशिंग वर्क्स। तो टीएस लिमिटेड की ऑडिट करते समय ये पता चला कि भाई टीएस लिमिटेड कुछ इन्वेंटरी जो सब्सटेंशियल है वो किसके पास है, वो सुपर इंडस्ट्रीज के पास है फॉर सर्टेन फिनिशिंग वर्क। अच्छा क्या रखा है आगे, while planning the audit procedures he had planned about seeking confirmation from super industries regarding the existence and conditions of such inventory belonging to TS Limited lying with them as on 31 मार्च 2023। तो ऑडिटर ने बोला कि भाई क्यों ना हम इससे क्या करें, क्यों ना हम इससे ही जो है कंफर्मेशन ले कि भाई तू हमें बता दे कि भाई जो इन्वेंट्री है वो एग्जिस्ट करती है ना और उसकी कंडीशन क्या है। अच्छा फिर देखो क्या दे रखा है, हाउएवर द प्रीमाइसेस ऑफ सुपर इंडस्ट्रीज, मतलब जिसके पास हमने इन्वेंट्री रख रखी थी उस पर क्या हो गई, उस पर रेट पड़ गई, उस कंपनी पे रेट पड़ गई इन कनेक्शन विद द बस्टिंग ऑफ अ फेक बिलिंग स्कैम। द प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म वॉज अरेस्टेड इन नवंबर 22 एंड केम आउट ऑन बेल ऑन मार्च 2023। ठीक है, तो जो बेसिकली जिस कंपनी के पास हमारी इन्वेंट्री पड़ी थी उसके घर पे क्या पड़ गई, रेट पड़ गई। अच्छा उस फर्म का जो मालिक था उसको जेल हो गई थी, नवंबर 22 में जेल हुई थी और जेल से कब छूटा, मार्च 2023 में छूटा। अब देखो क्या दे रखा है, द डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर एंड हिज फर्म वर फ्लैश्ड प्रोमिनेंटली इन द लोकल न्यूज़पेपर। तो बेसिकली जो उसकी अरेस्ट की डिटेल्स थी वो लोकल न्यूज़पेपर में भी छप गई। अब सीए तमन्ना है, सीए तमन्ना ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम प्लेस। अब ये पूछ रहा है कि डिस्कस हाउ यू शुड प्रोसीड इन द अबव मैनर। अब आप ऑडिटर हो, अब आप क्या करोगे। अच्छा मैं तो टीएस लिमिटेड का ऑडिटर हूँ, बस मुझे इतना पता है कि भाई मेरी सब्सटेंशियल इन्वेंट्री किसके पास है, सुपर इंडस्ट्रीज के पास है जिसका मालिक कांड करके जेल पहुंच चुका था। आ जाओ आंसर नंबर 4 पे आ जाओ। देखो ऐसे 501 क्या बताता है कि जहां पर इन्वेंट्री किसके कस्टडी में, थर्ड पार्टी के कस्टडी में है और वो मटेरियल टू द एफएस, ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिटर एविडेंस लेगा रिगार्डिंग द कंडीशंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री बाय परफॉर्मिंग, क्या करेगा वो थर्ड पार्टी को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आप ये हमें बता दो कि भाई आपने कितनी इन्वेंट्री होल्ड कर रखी है, उसकी कंडीशन क्या है। अच्छा फिर दूसरा पॉइंट क्या रखा है, परफॉर्म इंस्पेक्शन या फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस, अगर उसको लगता है कि भाई मुझे इंस्पेक्शन की जरूरत है तो वो इंस्पेक्शन भी कर सकता है। अच्छा ऐसे 501 मुझे एक और चीज बताता है क्या, इट फर्दर स्टेट्स जहां पर इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड दैट रेजेस डाउट अबाउट द इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ थर्ड पार्टी। भाई आपको ये पता चल गया कि भाई जो सामने वाली थर्ड पार्टी है उसने कुछ कांड कर रखा है, इसका मतलब ये है कि भाई वो फ्रॉड भी हो सकता है। ऑडिटर में कंसीडर, ऑडिटर में कंसीडर इट अप्रोप्रिएट टू परफॉर्म अदर प्रोसेस इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू कंफर्मेशन विद द थर्ड पार्टी। तो मुझे तो ये पता चल गया ना कि भाई मेरी इन्वेंट्री किसी ऐसे फर्म के पास है जिसका मालिक जेल जा चुका है, इसका मतलब ये कि भाई ये जो फर्म है ये फ्रॉड वाली कंपनी हो सकती है। तो बेसिकली सरकार ये कहती है, अपना जो ऐसे है 501 वो ये कहता है कि भाई इन एडिशन टू दिस आप इसके अलावा क्या कर सकते हो, और चीजें कर सकते हो, इसके अलावा और चीजें कर सकते हो जब आपको ये पता चल जाए कि भाई जो थर्ड पार्टी के पास आपकी इन्वेंट्री है, जो थर्ड पार्टी के पास आपकी इन्वेंट्री उसकी इंटीग्रिटी पे आपको डाउट है। तो आपको क्या क्या प्रोसेस परफॉर्म करना चाहिए, देखो क्या दे रखा है, अटेंडिंग और अरेंजिंग फॉर अनदर ऑडिटर टू अटेंड द थर्ड पार्टी का फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। तो बेसिकली मैं थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन नहीं मांगूंगा, मैं तो थर्ड पार्टी के पास क्या करूंगा, थर्ड पार्टी के पास खुद चला जाऊंगा या फिर किसी ऑडिटर को भेज दूंगा और ये बोलूंगा कि भाई जा एक्चुअल में चेक करके कि भाई इसके पास इन्वेंट्री पड़ी है कि नहीं पड़ी है। इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग द इन्वेंट्री हेल्ड बाय द थर्ड पार्टीज। तो थर्ड पार्टी ने अगर मेरी इन्वेंट्री होल्ड करके रखी है तो उसने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट इशू करा होगा एक्नॉलेज करते हुए कि भाई देखो आपकी इन्वेंट्री मेरे पास है, मैं उसको भी इंस्पेक्ट करूंगा। ऑब्टेनिंग अनदर ऑडिटर का रिपोर्ट और सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट ऑन द एडिक्वेसी ऑफ द थर्ड पार्टी का इंटरनल कंट्रोल फॉर इंश्योरिंग दैट इन्वेंट्री इज प्रॉपर्ली काउंटेड एंड एडिक्वेटली सेफगार्डेड। तो मैं क्या करूंगा, किसी दूसरे ऑडिटर को बोलूंगा कि भाई तू उसकी कंपनी में जा और ये चेक करके भाई उसके इंटरनल कंट्रोल सही है कि नहीं है, उसके इंटरनल कंट्रोल सही है कि नहीं है। तो ऑब्टेनिंग अनदर ऑडिटर का रिपोर्ट या फिर सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट जो अपन ने ऐसे 402 में पढ़ा था। ठीक है, अच्छा किस बात का मैं रिपोर्ट लूंगा, ये देखने के लिए कि भाई जो थर्ड पार्टी का इंटरनल कंट्रोल है वो सही है कि नहीं है, ताकि जो मेरी इन्वेंट्री वो प्रॉपर्ली काउंट हो रही है कि नहीं हो रही है। इजी है ना। तो कंडीशन ये थी कि भाई मेरे को टीएस लिमिटेड की इन्वेंट्री की ऑडिट करनी थी, मुझे पता है कि वो किसके पास है, दूसरी फर्म के पास पड़ी है, लेकिन इसका मालिक तो जेल जा चुका है, इसका मालिक जा चुका है जेल, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब मुझे डाउट हो गया कि भाई ये जो फर्म है ये सही है कि नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये वाले प्रोसेस परफॉर्म कर सकता हूँ। तो जब आपको थर्ड पार्टी की इंटीग्रिटी पे डाउट हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, ये वाले प्रोसेस भी परफॉर्म कर सकते हो इन एडिशन टू दीस। अच्छा ऊपर तो क्या कर रहे थे, ऊपर तो हम बेसिकली कंफर्मेशन मांग रहे थे, ऊपर तो हमने सिर्फ कंफर्मेशन मांगा। अब हम कंफर्मेशन नहीं मांग रहे, हम तो जो है एक्चुअल में ये चेक करेंगे कि भाई एक्चुअल में इन्वेंट्री उसके पास है कि नहीं है। इन द गिवन केस द इंटीग्रिटी अपीयर्स टू बी डाउटफुल, क्योंकि वो तो बेचारा जेल जा चुका है। कीपिंग इन व्यू द अबव,
बिसाइड्स ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, मतलब कंफर्मेशन तो ले ही लेना, आप क्या कर सकते हो, थर्ड पार्टी की जो है फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कर सकते हो, या फिर किसी दूसरे ऑडिटर को बोल सकते हो कि तू जाके क्या कर फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करके लेके आ जा, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। He can also inspect the records of goods sent and received back from such third party by tracing it to challan, e-waybill, etc. and correlate the above information. तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपने उसको गुड्स भेजे हैं तो आपने ई वे बिल जनरेट करा होगा, उसको भी आप चेक कर सकते हो, चलान्स को चेक कर सकते हो, डिलीवरी चलान्स को। ठीक है, तो कहानी समझ में आ गई ना आपको, इजी था क्वेश्चन। अब आ जाता है अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। कितने क्वेश्चन हैं ये पीछे, 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन है ये तो 8 हो गए, और ये कितने हैं, 1 2 3 4, चलो अब 5वें पे आ जाते हैं। देखो 5वां क्या कह रहा है, एज द ऑडिटर ऑफ ग्रूम लिमिटेड यू हैव सेंट पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू 30 क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। आपने क्या करा है, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजिए 30 क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी को। आगे देखो क्या दे रखा है, ऑल ऑफ द क्रेडिटर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर आर स्मॉल कस्टमर, मतलब छोटे छोटे क्रेडिटर्स हैं। अच्छा, यू चूज टू सेंड पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू ऑल द अबव पार्टीज एट देयर बिजनेस एड्रेसेस स्टेटेड ऑन द रिस्पेक्टिव बिल्स आफ्टर डिस्कसिंग द मैटर विद द सीएफओ ऑफ द कंपनी। सीएफओ बेचारा कोऑपरेटिव है एंड डज नॉट रेज एनी हेल्पलेस इन द मैटर, मतलब बेसिकली सीएफओ बोला कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, आप कंफर्मेशन लेना चाहते हो ले लो। अब देखो क्या दे रखा है, रिस्पॉन्सेज टू द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आर रिसीव विद इन अ वीक टाइम, आपको जो एक हफ्ते में रिस्पॉन्सेज मिल गए। अच्छा, योर आर्टिकल क्लर्क इन्फॉर्म्स यू दैट आउट ऑफ 30 क्रेडिटर्स, आपका आर्टिकल आपको ये बताता है कि भाई 30 क्रेडिटर्स में जीएसटी रजिस्ट्रेशन 25 का तो कैंसिल हो चुका है। अब आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि भाई मैंने 30 क्रेडिटर को रिक्वेस्ट भेजी थी, तीसों के 30 ने तो रिप्लाई कर दिया, लेकिन साले 25 तो बंद हो गए थे, 25 का तो बिजनेस ही बंद हो गया था। तो आपके आर्टिकल ने ये देखा कि भाई साला 25 का तो बिजनेस ही बंद हो गया था, तो रिप्लाई किसने दिया समझ नहीं आ रहा। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ 25 कंसर्न्स हैव बीन कैंसिल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 itself by collating information from the GST portal. He further informs you that there are no fresh registration pertaining to these plan. आपको ये समझ नहीं आ रहा कि साला मैंने 30 को रिक्वेस्ट भेजी थी, 30 की 30 रिक्वेस्ट आपको मिल गई है, लेकिन 25 ने तो अपना बिजनेस ही बंद कर दिया था, तो रिक्वेस्ट मिली कहाँ से, रिस्पॉन्स दिया किसने। तो अब आप क्या करोगे, अब बताओ क्या करोगे, वही क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर पढ़ेंगे यार। देखो ऐसे 505 क्या बोलता है, ऐसे 505 ये बोलता है कि अगर ऑडिटर को लगता है कि रिस्पॉन्स टू द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज नॉट रिलायबल, अगर ऑडिटर को लगता है कि जो रिस्पॉन्स मिला है वो रिलायबल नहीं है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मस्त कांड होते हैं ना ऑडिट में। इसकी आंख, 30 के 30 ने रिप्लाई कर दिया, बताओ। अरे अरे अरे, ये सब दिखावा है। तो देखो क्या दे रखा है, अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई रिस्पॉन्स टू द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिलायबल नहीं है, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ये देखेगा कि क्या इससे कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइज हो रहा है क्या, इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड ऑन द रेलेवेंट एंटिटी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ऑडिटर बेसिकली ये देखेगा कि भाई क्या कोई रिस्क अराइज हो रहा है क्या, क्या कोई फ्रॉड हो रहा है क्या, अच्छा क्या मुझे अपने प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है क्या, ठीक है ना। अच्छा, इन लोगों ने ये बता दिया कि भाई हमने 30 को रिक्वेस्ट भेजी, 30 के 30 ने अप्लाई कर दिया, 25 का तो साला बिजनेस ही बंद हो गया था। तो ऐसे 500 क्या बोलता है, ऐसे 500 अपने को एक और चीज बताता है कि जहां पर ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम अ सोर्स एक्सटर्नल टू द एंटिटी, मतलब आपने जो है क्या करा है, बाहर से एविडेंस मंगाया है, सर्कमस्टेंस अराइज हो सकते हैं विच में अफेक्टेड लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, ऑल रिस्पॉन्सेज कैरी सम रिस्क ऑफ इंटरसेप्शन, अल्टरेशन या फ्रॉड, भाई सामने वाले ने मुझे जवाब दिया है, तो ये जो जवाब है इसमें क्या हो सकता है, इसमें इंटरसेप्शन हो सकता है, अल्टरेशन हो सकता है, फिर फ्रॉड भी हो सकता है। अच्छा, सच रिस्क एग्जिस्ट, ये रिस्क हमेशा रहेगी रिगार्डलेस ऑफ वेदर द रिस्पॉन्स इज ऑब्टेन इन पेपर फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अच्छा देखो क्या दे रखा है, फैक्टर्स दैट में इंडिकेट द डाउट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स इंक्लूड, भाई अगर आपको रिस्पॉन्स मिला है तो उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट कौन कौन से फैक्टर से अराइज हो सकता है। भाई आपको जो है इनडायरेक्टली मिला है, आपको रिस्पॉन्स क्या मिला है, इनडायरेक्टली मिला है, मतलब ऑडिटर ने जो है क्रेडिटर को बोला था, ऑडिटर ने बोला था क्रेडिटर को कि भाई रिप्लाई दो, क्रेडिटर ने क्या करा, अकाउंटेंट को रिप्लाई दिया, फिर अकाउंटेंट ने आपको रिप्लाई दिया, मतलब आपको जो है रिस्पॉन्स इनडायरेक्टली मिला है। जब फिर अपीयर नॉट टू कम फ्रॉम द ओरिजिनल इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी, भाई मेरे को भेजना था, जैसे ऑडिटर ने क्या करा था, इस पार्टी 1 को भेजना था, लेकिन रिप्लाई किसने कर दिया, पार्टी 2 ने कर दिया, तो अपीयर नॉट टू कम फ्रॉम ओरिजिनल इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी। तो कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टेंस डिस्क्राइब्ड इन द केस सिचुएशन, देयर इज अ रिस्क दैट रिस्पॉन्सेज हैव नॉट कम फ्रॉम द ओरिजिनल इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी। तो सीधी सी बात है ना, भाई मैंने 30
क्रेडिटर को रिस्पॉन्स भेजे थे, 30 के 30 ने रिप्लाई कर दिया, लेकिन मुझे पता चला 25 का तो बिजनेस ही कैंसिल हो गया है। इसका मतलब ये है कि भाई इन 25 का रिस्पॉन्स किसी दूसरी पार्टी ने दिया है। तो मतलब क्या है, एक रिस्क है कि भाई रिस्पॉन्स हैज नॉट कम फ्रॉम द ओरिजिनल इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी। अनरिलायबल रिस्पॉन्स में इंडिकेट अ रिस्क ऑफ फ्रॉड रिस्पेक्टर, मतलब बेसिकली जो आपके रिस्पॉन्स है वो अनरिलायबल है, तो इसका मतलब क्या है कि फ्रॉड भी हो सकता है। तो बेसिकली आपको ये पता चल गया कि भाई क्या है, 25 के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुके हैं, तो आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए कि भाई 25 को जो रिप्लाई आया है ये किसी दूसरे बंदे ने दिया है, किसी दूसरी पार्टी ने दिया है, ओरिजिनल इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी ने नहीं दिया है, मतलब कोई फ्रॉड भी हो सकता है। तो आपके दिमाग की घंटी इस तरह से बजनी चाहिए। अब देखो क्या दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट। CA M Hussain is appointed the auditor of the firm for financial year 22-23 on 31 जुलाई 2022। अकाउंट्स ऑफ द फर्म वर अनऑडिटेड इन 21-22, ठीक है। तो आपको 22-23 के लिए ऑडिट कर अपॉइंट करा गया है ऑडिट के लिए। 21-22 का क्या है, 21-22 के जो आपके एफएस हैं वो अनऑडिटेड हैं। अब देखो क्या दे रखा है, द फर्म द फर्म हैड मटेरियल इन्वेंटरीज रिफ्लेक्टेड इन इट्स एफएस इवन एज ऑन द क्लोज ऑफ 31/3/2022। तो जिस फाइनेंशियल ईयर की मेरी जो एफएस है वो क्या है, अनऑडिटेड है, उस फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट में मटेरियल इन्वेंट्री भी आ रही थी। तो फर्म हैड मटेरियल इन्वेंट्रीज रिफ्लेक्टेड इन द एफएस इवन एज ऑन क्लोज ऑफ 31/5/2022। अब देखो क्या दे रखा है, ही इज परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग अटेंडिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग एज ऑन 31/3/23, मतलब बेसिकली 31/3/23 पे मैं क्या कर रहा हूँ, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहा हूँ। हाउएवर देयर इज अ लिंगरिंग डाउट इन हिज माइंड रिगार्डिंग द ओपनिंग इन्वेंट्रीज रिफ्लेक्टेड इन द एफएस। भाई मुझे शक हो रहा है कि ये जो 31 मार्च 2022 के एफएस अनऑडिटेड है, इसमें जो इन्वेंट्री आ रही है वो सही है कि नहीं है। अब आपका क्या जिम्मेदारी बनता है, अब देखो अपन अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। देखो ऐसे 510 क्या कहता है कि जब आप क्या करो, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कर रहे हो। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब है कि भाई जब आप ऑडिट करने के लिए अपॉइंट करेगा और पिछले साल के एफएस ऑडिटेड नहीं है, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ये देखना है कि भाई ओपनिंग बैलेंस के लिए आप क्या करोगे, ऑडिट एविडेंस लोगे, ये देखने के लिए कि भाई ओपनिंग बैलेंस मिसस्टेटेड तो नहीं है ना, जो मेरे करंट ईयर के एफएस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, आप ये चेक करोगे कि क्या जो ओपनिंग बैलेंस है वो मटेरियल मिसस्टेटेड तो नहीं है ना। अच्छा, इसकी वजह से मेरे करंट ईयर के एफएस में इंपैक्ट आ सकता है, तो ऑडिटर इवेल्यूएट करेगा। ऑडिटर हैज टू इवेल्यूएट क्या ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म्ड इन द करंट पीरियड प्रोवाइड एविडेंस रिलेवेंट टू द ओपनिंग बैलेंसेस। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि करंट पीरियड में, मतलब 22-23 में जो वो ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या इन ऑडिट प्रोसीजर से मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री पे कोई ऑडिट एविडेंस मिल पा रहा है क्या। इन केस ऑफ इन्वेंट्रीज, देखो क्या देखा, इन केस ऑफ इन्वेंट्रीज करंट पीरियड का ऑडिट प्रोसेस ऑन द क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस प्रोवाइड डिटेल ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द इन्वेंट्री ऑन द हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो इन्वेंट्री के केस में जो है, आपने जो करंट पीरियड में ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करे हैं उससे आपको जो है ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में एविडेंस नहीं मिलेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में एविडेंस नहीं मिलेगा। तो देयरफॉर आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। अच्छा, एडिशनल क्या ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे, आप ये देखोगे ऑब्जर्व करंट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, आप आज की डेट पे देखो कितनी इन्वेंट्री आ रही है, और फिर उसको रिकंसिडर करो ओपनिंग इन्वेंट्री क्वांटिटी से। तो हमने क्या बताया कि भाई करंट पीरियड में जो आप ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करोगे उससे आपको जो है ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में एविडेंस नहीं मिलेगा, इसलिए आप क्या करोगे, एडिशनल ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करोगे। एडिशनल ऑडिट प्रोसेस का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि भाई आज की डेट पे कितनी इन्वेंट्री आ रही है, तो मैंने पूरे साल में सेल और परचेज कितनी करी, तो मैं क्या करूंगा, उसको रिकंसिडर करूंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है इन्वेंट्री इतनी होनी चाहिए, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए। फिर आप चेक करोगे कि भाई प्रीवियस ईयर के एफएस की क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही थी, तो आपने क्या करा, मैच कर लिया इसको। लॉजिकल। परफॉर्म करोगे ऑडिट प्रोसेस ऑन द वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री आइटम्स। एक आप ऐसा भी काम कर सकते हो कि भाई जो इन लोगों ने क्या कर रखा है, जो इन लोगों ने पिछले साल में क्लोजिंग इन्वेंट्री दिखा रखी है, उसमें आप ये देखो कि भाई कितना आपने परचेस करा, कितना सेल करा, आपको क्लोजिंग मिल जाएगा। तो फिर आप चेक देख लो कि भाई बुक्स में एक्चुअल में ये क्लोजिंग आ रहा है क्या, पता चल जाएगी आपको। परफॉर्म करो ऑडिट प्रोसेस ऑन जीपीएन कट ऑफ। तो अगर आप क्या कर सकते हो, बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पे भी जो है ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करके आप क्या कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो कि भाई ओपनिंग इन्वेंट्री मेरी सही थी कि नहीं थी। ऑलराइट, आगे बढ़े। तो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आ जाते हैं 7 पे, देखो क्या दे रखा है। सीए रितेश देशमुख has drawn some samples during the course of audit of a manufacturing company for testing controls as well as test of details। हमने कुछ सैंपल्स निकाले हैं। On the basis of samples selected, he reaches an erroneous conclusion that access controls on the applications are less effective। तो सैंपल्स के बेसिस पे आपको ये पता चलता है कि भाई कंट्रोल्स क्या हैं, लेस इफेक्टिव हैं। फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल सेलेक्टेड, he concludes erroneously that the work in progress inventories amounting to 5 crore in the FS are materially misstated। तो सैंपल के बेसिस पे आप गलत गलत क्या कर लेते हो, गलत जो है कंक्लूजन निकाल देते हो कि भाई WIP क्या है, मटेरियली मिस्टेटेड है। अच्छा देखो क्या रखा है, आउटलाइनिंग द अबव रिस्क इन्वॉल्व, डिस्कस हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द ऑडिट ऑफ द कंपनी। ठीक है,
तो हमने क्या देखा कि भाई आपने कुछ सैंपल ड्रॉ करे। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करा, ही रीचेज एन एररनेस कंक्लूजन, मतलब आपने गलत कंक्लूजन निकाल दिया कि भाई कंट्रोल से लेस इफेक्टिव है। अच्छा, आपने गलत कंक्लूजन निकाल दिया कि भाई डब्ल्यूआईपी मटेरियल मिस्टेटेड है, मतलब बेसिकली आपने सैंपल के बेसिस पे एररनेस कंक्लूजन निकाला है, गलत कंक्लूजन निकाला है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, तो देखो ये क्या है, द डिस्क्राइबिंग रिस्क इज अ सैम्पलिंग रिस्क। इट इज अ रिस्क दैट द ऑडिटर का कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल में बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन इफ द एंटायर पॉपुलेशन वाज सब्जेक्टेड टू द सेम ऑडिट प्रोसीजर। तो सैम्पलिंग रिस्क का मतलब क्या होता है, सैम्पलिंग रिस्क का मतलब ये होता है कि भाई जैसे ही मेरी पूरी पॉपुलेशन है, इनमें से मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 10 आइटम है, मैंने सैंपल के बेसिस पे किसी दो को सिलेक्ट कर लिया, तो इन दो को सिलेक्ट करने पे जो मेरा कंक्लूजन आ रहा है वो हो सकता है डिफरेंट हो। अगर मैं क्या करता हूँ, सबको सिलेक्ट करता हूँ, सबको सिलेक्ट करके क्या करता हूँ, ऑडिट करता हूँ। तो सैम्पलिंग रिस्क का मतलब क्या होता है कि भाई सैंपल से जो मैंने कंक्लूजन ड्रॉ करा है वो हो सकता है डिफरेंट हो, अगर मैं सारे के सारे आइटम्स को क्या करता, सारे के सारे आइटम्स को इंस्पेक्ट करके डिसीजन लेता। तो अब देखो क्या दे रखा है, इन द गिवन केस ऑडिटर ने क्या करा, एररनेस कंक्लूजन पे रीच कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल सिलेक्टेड, मतलब ऑडिटर ने सैंपल सिलेक्ट करे और गलत कंक्लूजन निकाल दिया। इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ये कंक्लूजन कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है लेकिन एक्चुअली में वो है। इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स, उसने कंक्लूजन कर दिया कि भाई डब्ल्यूआईपी मटेरियल मिस्टेटेड है लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपकी जो है ऑडिट की एफिशिएंसी, दिस टाइप ऑफ एररनेस कंक्लूजन अफेक्ट करेगा ऑडिट की एफिशिएंसी को, एज इट वुड यूजुअली लीड टू एडिशनल वर्क टू एस्टैब्लिश दैट इट इनिशियल कंक्लूजंस वर इनकरेक्ट। तो मतलब बेसिकली आपकी ऑडिट की एफिशिएंसी क्या होगी, इफेक्ट होगी, ऑडिट की एफिशिएंसी इफेक्ट होगी, क्योंकि आपने आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई कंट्रोल्स लेस इफेक्टिव हैं, डब्ल्यूआईपी में मतलब स्टेटमेंट है, तो आप क्या करोगे, एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करोगे, ये चेक करने के लिए भाई कि भाई एक्चुअल फॉल्ट क्या था। तो अगर आप क्या करते हो, एररनेस कंक्लूजन निकाल लेते हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑडिट की एफिशिएंसी इंपैक्ट होगी। कब इंपैक्ट होगी, जब आपने ये देखा कि भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल लेस इफेक्टिव है लेकिन एक्चुअल में वो इफेक्टिव है। अच्छा, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आपने मेटल स्टेटमेंट निकाला लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है, इसकी वजह से आपकी जो है ऑडिट की एफिशिएंसी इंपैक्ट होगी। तो जहां तक मुझे समझ में आ रही है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके आईसीआई मैट से नहीं है, ये आपके जो ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट है, ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट से जो है इन लोगों ने बना रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, 7 हो गया, 8 पे आ जाओ। देखो 8 क्या दे रखा है, लिविंग वेल प्राइवेट लिमिटेड, इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ फ्लोर कवरिंग्स, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है मेरे क्या है, लेबर इंटेंसिव है एंड डू नॉट रिक्वायर मच ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द मशीनरी। तो जो कंपनी क्या कर रही है, जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, फ्लोर कवरिंग्स बना रही है, ये लेबर इंटेंसिव मशीनरी की जरूरत नहीं है। द कंपनी हैज नो प्लान्स टू डाइवर्सिफाई इन अदर लाइंस। अब देखो क्या देखा है, इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं आर ऑल्सो होल्डिंग सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन अनदर कंपनी जिसका नाम क्या है, माई लिविंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ये लिविंग वेल प्राइवेट लिमिटेड और ये क्या है, माई लिविंग वेल प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी के डायरेक्टर्स इस कंपनी में भी जो है मेजोरिटी स्टेक रखते हैं। अच्छा, ये जो कंपनी दूसरी वाली कंपनी ये क्या करती है, ये जो है ब्लैंकेट बनाती है, इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लैंकेट, इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लैंकेट। अच्छा, ये जो ब्लैंकेट बनते हैं मशीन से बनते हैं। तो पहली वाली कंपनी लेबर इंटेंसिव है, दूसरी वाली कंपनी क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है। आगे देखो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ माई प्राइवेट लिमिटेड, बोले तो इस कंपनी की ऑडिट करते समय आपको ये पता चलता है, इट इज नोटिस्ड बाय यू दैट द कंपनी हैज सोल्ड मशीनरी ऑफ 1 करोड़ टू लिविंग वेल प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर। अब मुझे एक चीज बताओ, इस कंपनी को मशीन बेची है, भाई इस कंपनी की तो जो प्रोडक्ट है वो लेबर इंटेंसिव है, तो इस कंपनी को तो मशीन की जरूरत थी ही नहीं। तो भाई बेसिकली इसने इसको मशीन बेची क्यों, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि फ्रॉड हो रहा है, अब देखो क्या दे रखा है, द ट्रांजेक्शन हैज बीन डन एट द नॉर्मल मार्केट रेट्स एप्लीकेबल टू सच मशीनरी। अब देखो आप क्या कर रहे हो, आप जो है बेसिकली इस कंपनी को ऑडिट कर रहे हो, तो आप क्या करो, आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे कि भाई सामने सामने वाली कंपनी को मशीन बेची क्यों है, सामने वाली कंपनी तो क्या करती है, लेबर इंटेंसिव काम करती है, उसको मशीन की जरूरत होगी नहीं, तो अगर मैंने मशीन बेची इसका मतलब क्या है, फ्रॉड करा है। तो एज अ ऑडिटर आप क्या करोगे, अपन देखते हो आंसर से देखते हैं। तो क्या दे रखा है, अच्छा आपको एक और चीज पता चल गई कि भाई ये जो दोनों जो कंपनी थी क्या थी, रिलेटेड पार्टी थी। क्यों रिलेटेड पार्टी थी, क्योंकि दोनों के डायरेक्टर क्या है, कॉमन है। अब देखो क्या दे रखा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंटली रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो क्या है आउटसाइड ए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द एंटिटी। तो सीधी सी बात है कि भाई हमने क्या करा, सामने वाली कंपनी को मशीन बेची है लेकिन वो तो उसके बिजनेस के आउट ऑफ कोर्स है, बिजनेस तो काम आएगी नहीं। मतलब आपने क्या करा, कोई ट्रांजेक्शन करा है विच इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द एंटिटी। ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इवेल्यूट करना बिजनेस रचनालय और लैक ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है, मतलब बेसिकली ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है ये चेक करने की कि भाई आपने जो मशीनरी बेची है
आपने जो मशीनरी बेची है उसमें बिजनेस रैशनल है कि नहीं है, ठीक है, दैट में हम अच्छा बिजनेस रैशनल है कि नहीं है, या फिर आपने कोई ट्रांजेक्शन एंटर तो नहीं कर रखा टू इंडल्ज इन फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और कंसीलिंग मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। मतलब बेसिकली ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है वो ये चेक करेगा कि भाई जो मशीनरी बेची गई उसमें बिजनेस रैशनल है कि नहीं है, या फिर क्या हमने ट्रांजेक्शन किसके लिए रिपोर्ट करें, किसके लिए इनकर करें हैं, किस लिए एंटर करें हैं टू एंटर इनटू फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, या फिर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, मतलब आपने फ्रॉड करने के लिए तो ट्रांजेक्शन नहीं कर रखे, ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है ये चेक करना। अरे वो क्या दे रखा है, ऑडिटर हैज टू सीक टू अंडरस्टैंड द बिजनेस रैशनल ऑफ सच ट्रांजैक्शन फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी का पर्सपेक्टिव। भाई आप ये कैसे चेक करोगे कि भाई ये ट्रांजैक्शन में बिजनेस रैशनल है कि नहीं है। तो बेसिकली आप ये देखो ना कि भाई सामने वाली कंपनी को आपने मशीनरी बेची है, उस कंपनी में मशीन का तो कोई काम है ही नहीं, तो आप बिजनेस रैशनल को कैसे चेक कर सकते हो, बिजनेस रैशनल को चेक कर सकते हो रिलेटेड पार्टी के पर्सपेक्टिव से। बोले तो जिस मशीन को बेची, जिस पर्सन से हमने ट्रांजेक्शन करे हैं उसका बिजनेस क्या है, उससे आप समझ सकते हो कि भाई ट्रांजेक्शन के अंदर बिजनेस रैशनल है कि नहीं है। इट वुड हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक रिलेटिव ट्रांजैक्शन एंड व्हाई इट वाज कैरिड आउट। तो अपन ने देखा ना अपने केस में, आपने जिस कंपनी को मशीन बेची है, हमने ये देखा कि भाई उसका बिजनेस जो है लेबर इंटेंसिव है, उसमें मशीन काम आएगी ही नहीं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये ट्रांजेक्शन जो है फ्रॉड करने के लिए ही करा गया है। इन द गिवन सिचुएशन, अपना जो केस है, देयर इज नो प्राइमरी रेस्टाले फॉर सच ट्रांजेक्शन। भाई हमने कोई ट्रांजेक्शन करा है तो उसको कोई बिजनेस रेस्टाले है ही नहीं। तो क्या देखा, लिविंग वेल प्राइवेट लिमिटेड डज नॉट मैन्युफैक्चर ब्लैंकेट्स, जो सामने वाली कंपनी वो ब्लैंकेट भी नहीं बनाती है। एंड द परचेज ऑफ पार्ट ऑफ ओल्ड मशीनरी पर्टेनिंग टू ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरिंग हैज नो रेस्टाले फॉर इट। भाई उसका काम ब्लैंकेट बनाना नहीं है, उसका काम लेबर इंटेंसिव वर्क है, तो हम उसको मशीनरी बेची क्यों रहे हैं। तो बिजनेस रेस्टाले, a business rationale from the related party का perspective that appears inconsistent with the nature of business may represent a fraud risk factor। मतलब बेसिकली अगर आपको पता चल गया कि भाई बिजनेस रचनाले नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। अब आ जाते हैं अपन बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा कुछ केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन दे रखे हैं इन लोगों ने, तो अपने पास एक केस स्टडी है, एक केस स्टडी नंबर 1, केस स्टडी नंबर 1 है और क्या है, अच्छा इस केस स्टडी में, अच्छा केस स्टडी नंबर 1 है, केस स्टडी नंबर 2 है, फिर अपने पास क्या है, तो 2 केस स्टडी अपने को करनी है। 2 केस स्टडी करने के बाद अपन बेसिकली क्या करेंगे, टेस्ट और नॉलेज के भी क्वेश्चंस करने हैं। भाई साहब कितना बड़ा चैप्टर है यार ये। तो चलो सबसे पहले केस स्टडी करने से पहले मैं आपको ये वाला करा देता हूँ। केस स्टडी करने से पहले अपन थियोरेटिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, फिर अपन केस स्टडी भी कर लेंगे। तो क्या दे रखा है, कोकोएक्स लिमिटेड सप्लाइज नेवी यूनिफॉर्म्स अक्रॉस द कंट्री। हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म सप्लाई करते हैं अक्रॉस द कंट्री। अच्छा कंपनी के 3 वेयर हाउसेज हैं एट डिफरेंट लोकेशंस थ्रू आउट द इंडिया एंड 5 वेयर हाउसेज एट द बॉर्डर। तो कंपनी के क्या है, 3 वेयर हाउसेज हैं डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, एंड 5 वेयर हाउसेज बॉर्डर पे हैं। अब देखो क्या दे रखा है, मेजर स्टॉक्स आर जनरली सप्लाइड फ्रॉम द बॉर्डर। जो अपना मेजर स्टॉक है वो कहाँ से सप्लाई होता है, बॉर्डर से सप्लाई होता है। कंपनी ने क्या करा है, ओपेक एंड कंपनी को अपॉइंट करा है टू कंडक्ट द ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। अच्छा देखो क्या देखा है, मिस्टर पी द पार्टनर ऑफ द फर्म अटेंडेड ऑल द फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग कंडक्टेड थ्रू आउट द इंडिया बट कुड नॉट अटेंड द सेम एट द बॉर्डर्स ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन। तो आपने हर जगह की इन्वेंटरी काउंटिंग करी है, लेकिन आप जो है किसी बॉर्डर पे जो है फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग नहीं कर पाए। अब देखो क्या देखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द फर्म जो क्या कर रही है, ऑडिट कर रही है, हाउ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, रिगार्डिंग द एक्जिस्टेंस एंड कंडीशंस ऑफ इन्वेंटरी कैन बी ऑब्टेन्ड। कि भाई आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हो। एंड अगर फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग इम्प्रैक्टिकेबल है तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। आ जाओ इसके सॉल्यूशन पे। ये रहा देखो आंसर्स टू थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सबसे पहले आप जो है इन्वेंट्री के बारे में ऑडिट एविडेंस किस तरह से ले सकते हो, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई इन्वेंट्री से रिलेटेड जो है आप ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करोगे। तो हम कहेंगे कि भाई आप क्या करो, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करो। अच्छा जब आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करोगे तो आप क्या करोगे, इवेल्यूट करोगे मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शंस, मैनेजमेंट का प्रोसेस फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ एंटिटी का फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। ईजी है। आप ऑब्जर्व करोगे कि भाई मैनेजमेंट किस तरह से काउंटिंग कर रहा है, आप खुद जाके इंस्पेक्ट करोगे और क्या करोगे, टेस्ट काउंटिंग कर लोगे। अच्छा परफॉर्म करोगे ऑडिट प्रोसेस ओवर द एंटिटी का फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स टू डिटरमिन वेदर दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द एक्चुअल इन्वेंटरी काउंट रिजल्ट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, बेसिकली ये देखेंगे कि भाई एंटिटी ने अपने एफएस में कितनी इन्वेंट्री दिखा रखी है और एक्चुअल में इन्वेंट्री काउंटिंग में कितना इन्वेंट्री आया, उस पर अपन ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करके ये चेक करेंगे कि भाई इन्वेंट्री आपने सही तरह से रिकॉर्ड कर रखी है कि नहीं कर रखी है। अच्छा अटेंडेंस अगर इम्प्रैक्टिकल है तो क्या करा जाए, तो देखो क्या हो सकता है, कभी कभी अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकल हो सकती है। क्यों हो सकती है, हो सकता है कि भाई नेचर एंड लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री कहीं ऐसी जगह पे है जहां पर आप जो है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल
where the inventory is held in a location which may pose threat to the safety of the auditor. अब देखो क्या दे रखा है, the matter of general inconvenience to the auditor however is not sufficient to support a decision by the auditor that attendance is impracticable. भाई आपका मन नहीं कर रहा था जाने का, इसका मतलब ये नहीं कि इम्प्रैक्टिकल है, तो क्या है आपको इनकन्वीनियंस है जाने में। आप बोल रहे हो कि यार मुझे ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, मेरा मन नहीं है, मेरा सर दर्द कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपका अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकल है। ऐसे दोस्तों अपने को ये कहता है कि मैटर ऑफ डिफिकल्टी टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व इज नॉट इटसेल्फ अ वैलिड बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, तो मैटर ऑफ डिफिकल्टी टाइम है कॉस्ट इन्वॉल्व, ऑडिटर को लग रहा है कि यार मैं उधर जाऊंगा, धक्के खाते खाते जाऊंगा, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मेरे लिए बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे बहुत खर्चा करना पड़ जाएगा। तो ऐसे दोस्तों ये बताता है कि भाई मैटर ऑफ डिफिकल्टी टाइम है कॉस्ट इन्वॉल्व, भाई आपको डिफिकल्टी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग नहीं करोगे। ठीक है, तो क्या दे रखा है, द मैटर ऑफ डिफिकल्टी टाइम या कॉस्ट इन्वॉल्व इज नॉट अ वैलिड बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर विच देयर इज नो अल्टरनेटिव और टू बी सेटिस्फाइड विद द ऑडिट एविडेंस दैट इज लेस देन परsuasive। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई आपको जो है दिक्कत हो रही थी जाने में, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाओगे ही नहीं, या फिर आप क्या करोगे, कुछ ऐसा ऑडिट एविडेंस ले लोगे विच इज लेस देन परsuasive, मतलब थोड़ा आपने कम ऑडिट एविडेंस ले लिया। अच्छा देखो क्या दे रखा है, अगर अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकेबल है आप क्या करोगे, अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करोगे, सब्सिक्वेंट सील डॉक्यूमेंट को चेक करोगे। ठीक है, सब्सिक्वेंट सील डॉक्यूमेंट को चेक करोगे, या फिर आप जो बेसिकली क्या करोगे, इंस्पेक्शन करोगे डॉक्यूमेंट्स का परचेज्ड प्रायर टू द फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग मे प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस रिगार्डिंग द एक्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपका फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग इम्प्रैक्टिकेबल है तो आप क्या करोगे, अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर में क्या बोल रहे हैं ये, अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर में ये कह रहे हैं कि आप इंस्पेक्शन करोगे डॉक्यूमेंट्स का, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ सब्सिक्वेंट सील ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी एक्वायर्ड। बेसिकली आप क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे डॉक्यूमेंट्स का, किस डॉक्यूमेंट्स का, कि भाई आपने सब्सिक्वेंट सील करा होगा, भाई जो आपने इन्वेंटरी दिखा रखी है उसकी सब्सिक्वेंट सील भी तो करी होगी ना, उसको चेक कर लो। और परचेज प्रायर टू द फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग मे प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एक्जिस्टेंस एंड कंडीशंस ऑफ इन्वेंटरी। अब देखो क्या रखा है, इन सम केसेस कभी कभार इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एक्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी बाय परफॉर्मिंग अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। तो हो सकता है कि भाई कभी कभी अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद भी आपको ऑडिट एविडेंस ना मिले। अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या करोगे, अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दोगे, सिंपल। अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या करोगे, अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दोगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट, इसको याद करके जाना। आ जाओ पॉइंट नंबर 2 पे, देखो क्या दे रखा है, GHK Associates, a chartered accountants conducting the audit of PBS Limited, a listed company, for the year ending 23, is concerned with the presentation and disclosure of segment information included in the company का annual report। भाई आपने जो है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, डाल रखी है, मैं ऑडिटर हूँ, मुझे प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर को लेके कुछ दिक्कत है। अब देखो क्या दे रखा है, GHK Associates want to ensure that the methods adopted by the management for determining the segment information have resulted in disclosure in accordance with applicable FRF। तो मुझे ये चेक करना है कि भाई जो मैनेजमेंट ने जिस बेसिस पे डिस्क्लोजर डाले हैं वो सही है कि नहीं है। अब देखो क्या दे रखा है, गाइड GHK Associates with examples of matters that may be relevant when obtaining the understanding of the methods used by the management with reference to the relevant essay। तो बेसिकली मैनेजमेंट क्या कर रहा है, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, मैनेजमेंट ने जो है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। अच्छा मैं ऑडिटर हूँ, मुझे ये इंश्योर करना है कि भाई मैनेजमेंट ने जो मेथड्स अडॉप्ट करे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन वो सही है कि नहीं है। तो आप कौन कौन से मैटर्स को चेक कर सकते हो, देखो आ जाओ। द ऑडिटर्स वांट्स टू बी श्योर and obtain audit evidence regarding the presentation and disclosure of segment information in the accordance with applicable FRA by obtaining the understanding of the methods used by the management determining segment information। तो बेसिकली ऑडिटर को क्या करना है, उनके मेथड्स को समझना है। अच्छा समझने के लिए वो क्या करेगा, देखो क्या दे रखा है, ऐसे 501 हमें ये बताता है कि एग्जांपल्स ऑफ मैटर्स that may be relevant when obtaining the understanding of the methods used by the management in determining the segment information and whether such methods are likely to result in disclosure in accordance with applicable FRF include। बेसिकली आपको जो है क्या करना है, आपको जो है अंडरस्टैंडिंग लेनी है, किस बात की अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि भाई मैनेजमेंट ने कौन से मेथड को यूज करके सेगमेंट इन्फॉर्मेशन दिखा रखी है। तो कौन कौन से मेथड्स को आप कंसिडर कर सकते हो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिले, देखो सेल ट्रांसफर्स एंड चार्जेस बिटवीन सेगमेंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट अमाउंट्स। तो आप ये चेक कर सकते हो कि भाई जो इंटर सेगमेंट आपके जो इंटर सेगमेंट्स है उसके अंदर सेल्स कितनी हुई थी, ट्रांसफर्स कितने हुए थे, अच्छा चार्जेस बिटवीन द सेगमेंट कितने कितने एक्सपेंसेस चार्ज करे गए हैं, उसके बेसिस पे जो है आप करेक्ट अमाउंट पे पहुंच सकते हो। अलोकेशन ऑफ एसेट्स एंड कॉस्ट अमंग सेगमेंट्स, आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप जो है एसेट्स और कॉस्ट को खुद अलोकेट करके देख सकते हो, या फिर मैनेजमेंट ने जो अलोकेशन करा है एसेट और कॉस्ट को उसको वेरीफाई कर सकते हो। कंपैरिजन विद द बजट एंड अदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। भाई आपने कुछ बजट बना रखे होंगे कि भाई ये मेरे 2 सेगमेंट है, इनका क्या होना चाहिए, प्रॉफिट इतना आना चाहिए, एक्चुअली उतना ही आ रहा है क्या। कंसिस्टेंसी विद द प्रायर पीरियड्स, भाई पिछले साल में भी आपने सेगमेंट इन्फॉर्मेशन दी होगी, हम इस साल देखेंगे भाई कोई चेंजेस हैं क्या, अगर चेंजेस तो क्यों है।
एंड एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू इनकंसिस्टेंसी, कि भाई अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है तो उसके डिस्क्लोजर्स अपन दे देंगे। तो बात समझ में आ गई ना। भाई मैनेजमेंट ने सेगमेंट इन्फॉर्मेशन दिखा रखी है, आपको क्या करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है ऑफ द मेथड्स यूज्ड बाय द मैनेजमेंट। अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आप इन मेथड्स को जो है वेरीफाई कर सकते हो, इजी है। अब आ जाओ 3 पे। तो वो 3 क्या दे रखा है, चिंतामणि लिमिटेड अपॉइंट्स चिंतन एंड मनी एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। हमने ऑडिटर्स को अपॉइंट करा है। ऑडिटर्स सीम टू हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन द ऑडिट अप्रोच टू बी अडॉप्टेड फॉर ऑडिट ऑफ चिंतामणि। भाई मनी को लगता है कि भाई आपको क्या करना चाहिए, 100% चेकिंग करनी चाहिए। मनी इज ऑफ द ओपिनियन दैट 100% चेकिंग, अच्छा मनी को लगता है 100% चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। एंड दे कैन रिलाई ऑन ऑडिट सैम्पलिंग टेक्निक्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम अ रीजनेबल बेसिस ऑन विच दे कैन ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। तो मनी कहता है कि भाई आपको क्या करना चाहिए, ऑडिट सैम्पलिंग करनी चाहिए। चिंतन इज कंसर्न वेदर द यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग हैज प्रोवाइडेड रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन दैट हैज बीन टेस्टेड। चिंतन कहता है कि भाई हमें 100% वेरीफाई करना चाहिए। मनी कहता है कि भाई आप क्या कर सकते हो, ऑडिट सैम्पलिंग कर सकते हो एज पर ऐसे 530। अब आ जाओ आगे। यू आर रिक्वायर्ड टू गाइड चिंतन अबाउट हिज रोल अगर ऑडिट सैम्पलिंग हैज नॉट प्रोवाइडेड अ रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन दैट हैज बीन टेस्टेड। तो बेसिकली चिंतन ने क्या करा, चिंतन ने बेसिकली ये चेक करा कि जो मनी ने क्या करा है, ऑडिट सैम्पलिंग करी है, उससे हमको जो है ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे हैं अबाउट द पॉपुलेशन दैट हैज बीन टेस्टेड। अब बेसिकली चिंतन क्या करे, आ जाओ देखो। ऑडिटर क्या इवैल्यूएट करेगा, ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा कि भाई आपने जो सैंपल निकाला था उसके रिजल्ट्स क्या हैं, एंड क्या ऑडिट सैम्पलिंग की वजह से आपको जो है कंक्लूजन मिल गए हैं अबाउट द होल पॉपुलेशन। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऑडिट को लगता है कि भाई रीजनेबल कंक्लूजन नहीं मिले हैं, अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर जो है मैनेजमेंट को बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को टू इन्वेस्टिगेट द मिसस्टेटमेंट्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड। ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा कि भाई देखो सैंपल की वजह से, सैंपल से हमें ये रिजल्ट्स मिले हैं, आप इसको क्या करो, इन्वेस्टिगेट करो एंड पोटेंशियल फॉर फर्दर मिसस्टेटमेंट्स एंड टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले ऑडिटर सैंपल के रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करेगा, फिर वो ये देखेगा कि भाई क्या ऑडिट सैम्पलिंग की वजह से, क्या ऑडिट सैम्पलिंग की वजह से उसको जो है कंक्लूजन मिल गए हैं, रीजनेबल कंक्लूजन मिल गए हैं अबाउट द होल पॉपुलेशन। अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई ऑडिट सैम्पलिंग हैज नॉट प्रोवाइडेड अ रीजनेबल कंक्लूजन या रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन दैट हैज बीन टेस्टेड, ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा कि भाई देखो हमें ये गलतियां मिली, आप इसको ठीक करो। अच्छा, हम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि भाई अगर कोई फर्दर गलतियां हैं तो आप हमें बताओ, या फिर हम क्या करेंगे, हम जो है टेलर कर देंगे एनटी नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ दोस फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू बेस्ट अचीव द रिक्वायर्ड असिस्टेंस। तो बेसिकली हमें पता चला कि भाई जो मैंने सैम्पलिंग परफॉर्म करी है उसकी वजह से मुझे जो है पॉपुलेशन पे पूरा कंक्लूजन नहीं मिल पाया, तो मैं क्या करूंगा, 100% चीजें चेक कर लूंगा। तो टेलर करूंगा, टेलर का मतलब चेंज करूंगा, टेलर करूंगा नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसेस। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, आप क्या कर सकते हो, सैंपल साइज को बढ़ा सकते हो, तो हो सकता है कि भाई सैंपल साइज को बढ़ा के 100% कर दो, या फिर टेस्ट कर सकते हो अल्टरनेटिव कंट्रोल को, या फिर मॉडिफाई कर सकते हो रिलेटिव सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को। ठीक है, तो बेसिकली अगर ऑडिट सैम्पलिंग पे आपको जो है क्या नहीं मिले हैं, कंक्लूजन नहीं मिले हैं अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन, तो आप क्या करोगे, एक काम ये कर सकते हो कि भाई आप मैनेजमेंट को बोल सकते हो कि देखो मैनेजमेंट हमें ये डिफरेंसेस मिले हैं, आप जो इन्वेस्टिगेट करो। या फिर दूसरा काम कर सकते हो, दूसरा काम कर सकते हो, टेलर कर सकते हो एंटी। टेलर का मतलब क्या है कि भाई 100% चीजों को चेक कर सकते हो, सिंपल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ स्टार लिमिटेड अ कंपनी एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ पेपर, ऑडिटर received certain confirmation for the balances of trade payables outstanding in the balance sheet through external confirmation by negative confirmation request। तो मैंने नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के बेसिस पे मुझे क्या मिले हैं, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के बेसिस पे मुझे जो है सर्टेन इन्फॉर्मेशन मिली है। अच्छा, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है, हम जो है रिक्वेस्ट भेजते हैं ट्रेड पेबल को, और हम उसको कहते हैं कि भाई अगर आप डिसएग्री करते हो तो रिप्लाई करना, अगर आपने जो है बेसिकली रिप्लाई नहीं करा तो हम ये मान लेंगे कि भाई आप क्या करते हो, अग्री करते हो हमारी जो है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट से। अब देखो क्या दे रखा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। है काश, काश यूं होता हर शाम साथ तू होता, यूं रोता तू हो, गुजारा हो तेरे गुजारा अब मुश्किल है लगता। देखो क्या दे रखा है, इन द लिस्ट ऑफ ट्रेड पेबल्स there are number of small balances except one which is an old outstanding of 20 lakh from which no confirmation was received। तो बेसिकली आपको जो है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट तो मिल गई, लेकिन एक ट्रेड पेबल ने आपको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं दी, और उसका बैलेंस जो है 20 लाख है और बहुत सालों से क्या है, आउटस्टैंडिंग है। अब अपने को ये देखना है कि भाई अब अपन इसका क्या करें, आ जाओ।
तो देखो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज द रिक्वेस्ट कि भाई सामने वाली पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी ऑडिटर को ओनली अगर वो क्या कर रही है, डिसएग्री कर रही है। अगर वो क्या कर रही है, बेसिकली अग्री कर रही है, तो उसको रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो क्या दे रखा है, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट प्रोवाइड करते हैं लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देन पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अच्छा नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हमको जो है लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस क्यों प्रोवाइड करते हैं? भाई हो सकता है जैसे अपने केस में क्या हो रहा था, 20 लाख का एक ट्रेड पेबल था, उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर उसने रिप्लाई नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो अग्री करता है। अच्छा हो सकता है कि भाई ये क्रेडिटर एक्चुअल में एग्जिस्ट ही ना करता हो सकता है ये क्रेडिटर एक्चुअल में एग्जिस्ट ही ना करता हो, इसलिए रिप्लाई नहीं आया। तो हम कहते हैं कि भाई नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करता है देन पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। आगे आ जाओ। द फेलियर टू रिसीव द नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स डज नॉट मीन does not mean does not explicitly indicate the receipt by the intended confirming party of the confirmation request or verification of accuracy of the information। भाई नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट पे आपको जो रिस्पांस नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है। अपने केस में अपन ने देखा ना कि भाई 25 लाख के एक ट्रेड टेबल से आपको जो है रिस्पांस नहीं मिला, तो अपन तो क्या मान लेंगे कि भाई सब कुछ सही है, लेकिन हो सकता है कि भाई एक्चुअली वो ट्रेड टेबल एग्जिस्ट ना करता हो। क्या देखा है, फेलियर टू रिसीव अ रिस्पांस टू द नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डज नॉट एक्सप्लिसिटली इंडिकेट द रिसीट बाय द इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। भाई हो सकता है ट्रेड टेबल को रिक्वेस्ट ही ना मिलो, या हो सकता है कि भाई ट्रेड टेबल एग्जिस्ट ना करता हो। तो डज नॉट एक्सप्लिसिटली इंडिकेट कि भाई उस सामने वाले को जो है रिक्वेस्ट मिली थी। या फिर डज नॉट एक्सप्लिसिटली इंडिकेट वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द रिक्वेस्ट। तो हो सकता है कि भाई ट्रेड टेबल एग्जिस्ट ना करता हो, तो मेरी जो है चीज़ वेरीफाई नहीं हो पाएगी। अकॉर्डिंगली a failure of the confirming party to respond to the negative confirmation request provide less persuasive audit evidence। ठीक है, इससे अपने को क्या मिलते हैं, लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस मिलते हैं। अब देखो क्या दे रखा है, confirming parties may also be more likely to respond indicating their disagreement with the confirmation request when the information in the request is not in their favor and less likely to respond otherwise। तो हो सकता है कि हमने सामने वाले को बोला, सामने वाले ट्रेड पेबल को बोला कि भाई हम आपसे जो है 20 लाख रुपए मांगते हैं, आप हमें क्या करो, रिप्लाई कर दो। अगर उसको लगता है कि भाई वो मुझसे 25 लाख मांगता है तो वो रिप्लाई कर देगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि भाई वो एक्चुअल में कितना मांगता है, 15 लाख मांगता है, तो रिप्लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, उसको तो 20 लाख मिल रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि भाई कंफर्मिंग पार्टी मे बी मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड इंडिकेटिंग द डिसएग्रीमेंट विद द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जहां पर इन्फॉर्मेशन इज इन द रिक्वेस्ट इज नॉट इन देयर फेवर। अगर उसके फेवर में नहीं तो वो रिप्लाई कर देगा, लेकिन अगर कुछ चीज उसके फेवर में हुई तो वो रिप्लाई नहीं करेगा एंड लेस लाइकली टू रिस्पॉन्ड अदरवाइज। तो अपने केस में क्या हो रहा है देखो, इन द इंस्टेंट केस the auditor sent negative confirmation request requesting the trade payable having outstanding balances in the balance sheet when doing the audit of Star Limited. One of the old outstanding of 20 lakh has not sent the confirmation of the credit balance। अच्छा आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो अब ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी बनती है, ऑडिटर ये चेक करेगा क्या, ऑडिटर में एग्जामिन सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्समेंट्स और करस्पॉन्डेंस फ्रॉम द थर्ड पार्टीज एंड अदर रिकॉर्ड सच एज गुड रिसीव नोट्स। तो बेसिकली ऑडिटर ये चेक करेगा कि भाई ये ट्रेड पेबल अपन से पैसा मांग क्यों नहीं रहा है, क्या एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। उसके लिए ऑडिटर ये चेक कर सकता है कि भाई उसने मुझे कोई माल बेचा होगा तो मेरे पास क्या होगा, GRN होगा, गुड्स रिसीव नोट होगा। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, GRN को वेरीफाई कर सकता है, गुड रिसीव नोट को। इस पॉइंट में मैं GRN पे अटक इसलिए गया क्योंकि 3-4 साल हो गए ऑडिट डिपार्टमेंट में काम करते हुए, एंड जब हम ऑडिट करते थे एक्चुअल में जाके जब हम इस वर्ड को यूज करते थे GRN, ठीक है, तो मैं इसका फॉर्मूला भूल गया था, शॉर्टकट भूल गया था, GRN या GNR। नॉस्टैल्जिया होता है ना, तो हम जाते थे जब ऑडिट करने तो हम यही काम करते थे फालतू वाउचिंग का, कि भाई इनवॉइस है कि नहीं है, GRN है कि नहीं है। मैनुअल काम है बेसिकली वैसे ऑडिट तो, बट ठीक है यार क्या कर सकते हैं। मैनुअल काम करता भी कौन है, आर्टिकल करता है, और CA थोड़ी करता है। CA किसको भेजता है, अपने बंदरों को भेजता है, जाओ बंदर आग लगा के आओ फॉर्म में, ठीक है ना। अब देखो क्या दे रखा है, फर्दर नॉन रिस्पॉन्स फॉर द नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई देयर इज अ मिस स्टेटमेंट एज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट itself is to respond to the auditor only if the confirming party disagrees with the information। अच्छा आपको ट्रेड पेबल 20 लाख के थे, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो दो चीज़ हो सकती है, या तो एक्चुअल में ये सही है, मतलब ट्रेड पेबल 20 लाख रुपए मांगता था इसलिए उसने अप्लाई नहीं करा, या हो सकता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो। तो उन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, हो सकता है कि सब कुछ सही भी हो सकता है कि भाई सब कुछ सही भी हो। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आपको रटने लायक कुछ था नहीं, सब कुछ समझने लायक चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आपने समझ समझ के चीज़ें रट ली होगी तो बहुत लॉन्ग टर्म तक रिटेन करोगे और अच्छे अच्छे पूरे पूरे मार्क्स भी मिलेंगे आपको। ठीक है, अब फाइनली अपनी जो है 2 केस स्टडीज बचती है, उन 2 केस स्टडीज को करते हैं भाई साहब। अरे बाप रे, 2 केस स्टडीज भी बड़ी बड़ी है भाई साहब। केस स्टडी 2 हो गई, केस स्टडी 1 करेंगे अपन।
अरे भाई, खत्म ही नहीं हो रहा है ये तो चैप्टर। लास्ट दो केस स्टडी। ऑलराइट गाइस, सो देखो अपन आते हैं केस स्टडी नंबर 1 पे। देखो केस स्टडी नंबर 1 क्या क्या रखी है, आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो इसके जो भी क्वेश्चन है एकदम डायरेक्ट हैं। ये तो आ जाते हैं डायरेक्ट थेटिकल क्वेश्चन पे। देखो क्या दे रखा है। अच्छा, कौन कौन से ऑडिट प्रोसेस आपको परफॉर्म करने हैं फॉर वेरीफाइंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस ऑफ इन्वेंट्री विद रेफरेंस टू द स्पेसिफिक नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशंस। तो अपने पढ़ रखा था वही होता है, इवेल्युएट करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, परफॉर्म करोगे। आ जाओ देखो, कोई चीज़ आगे देखो क्या दे रखा है। इवेल्युएट करोगे मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्मिंग फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट ऑफ एंटिटी का फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। फिर मैंने आपको बताया था क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट का काउंट प्रोसीजर बाय ऑब्जर्विंग द कंट्रोल ओवर द मूवमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द काउंट टू डिटरमाइन द एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल प्रोसीजर। इंस्पेक्ट करोगे इन्वेंट्री को टू असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग ऑब्सोल्यूट डैमेज या एजिंग ऑफ इन्वेंट्री एंड परफॉर्म करोगे टेस्ट काउंट्स टू ऑब्टेन द सफिशिएंट अवॉइड एविडेंस। अच्छा, क्या आपको इतना पूरा सब लिखने की जरूरत है? इतना पूरा सब लिखने की जरूरत है नहीं। क्या लिखोगे आप, मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या लिखना है। जो अपन ने बैक एक्सरसाइज का थियोरेटिकल क्वेश्चन नंबर 1 करा था ना, बैक एक्सरसाइज का थियोरेटिकल क्वेश्चन नंबर 1 करा था ना, वही आपको लिखना है बस इधर। तो देखो कहाँ गया वो। हाँ देखो, तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई आपको क्या करना है, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस को वेरीफाई करना है, इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन को वेरीफाई करना है, तो आप ये वाले पॉइंट्स लिख के आओगे। तो उधर क्या कर रखा है, जो अपने केस स्टडी में देखा, उन लोगों ने इन इन पॉइंट्स को भी इलाबोरेट कर रखा है। आपको इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का आएगा, आपको बस इतनी चीज लिखनी है कि भाई आप क्या करोगे, अटेंडेंस करोगे फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग और परफॉर्म करोगे ऑडिट प्रोसेस ओवर द एंटिटी का फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। अच्छा, अटेंडेंस में क्या होगा, इवेल्युएट करोगे मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन, ऑब्जर्व करोगे परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट का काउंट प्रोसेस, इंस्पेक्ट करोगे इन्वेंट्री को एंड परफॉर्म करोगे टेस्ट काउंट को। कहानी समझ में आ रही है ना आपको? तो आपको उतना सब उधर लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना से लिख के आओगे एग्जाम में, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आ जाओ, अपन केस स्टडी नंबर 1 पे थे राइट। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको क्या करना है, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। ठीक है, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग हो गया। इवेल्युएट करूंगा क्या, इवेल्युएट करूंगा मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शंस। फिर मैं क्या करूंगा, ऑब्जर्व करूंगा परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट का काउंट प्रोसीजर, इंस्पेक्ट करूंगा इन्वेंट्री को, परफॉर्म करूंगा टेस्ट काउंट को। बाकी सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बाकी सब कचरा है। ठीक है, बाकी सब मत लिखना, फालतू आपका जो टाइम वेस्ट होगा और एग्जाम में आपके काम भी नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था कि भाई अपन जो है इन्वेंट्री को वेरीफाई करना चाहते हैं, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन को वेरीफाई करना चाहते हैं, किस तरह से अपन क्या करेंगे, किस तरह से प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, द कंपनी हैज प्रिपेयर्ड इन्वेंट्री डिटेल्स बाय इन्वॉल्विंग अ मैनेजमेंट का एक्सपर्ट। तो कंपनी जो है, कंपनी ने इन्वेंट्री डिटेल्स मैनेजमेंट के एक्सपर्ट को इंक्लूड करके बनाई है। अब देखो क्या दे रखा है, elaborating upon its rationale discuss the responsibility of auditor in regard to the information prepared by the company using the expert। तो ऑडिटर की क्या क्या जिम्मेदारी बनती है, आ जाओ। देखो नीचे क्या दे रखा है, कंपनी क्या करती है, डील करती है विद स्पेशलिटी केमिकल्स विच आर इन लिक्विड दिस, और कंपनी ने क्या करा है, एक्सपर्ट को यूज करके अपनी इन्वेंट्री बनाई है। अब देखो ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है। तो व्हेन इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस, ठीक है, हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट का एक्सपर्ट। ऑडिटर की जिम्मेदारी ये बनती है, वो ये चेक करेगा कि भाई जिस एक्सपर्ट को मैनेजमेंट ने यूज करा है वो कंपोनेंट तो है ना, केपेबल तो है ना, वो ऑब्जेक्टिव तो है ना। अच्छा, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लूंगा उसके वर्क की, और ये देखूंगा कि क्या उसका जो वर्क है, क्या एक्सपर्ट का वर्क मैं एज अ ऑडिट एविडेंस यूज कर सकता हूँ। तो इवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट का वर्क एज ऑडिट एविडेंस फॉर द रिलेवेंट असर्शन। सिंपल है। तो अगर मैनेजमेंट ने क्या कर रखा है, अपने एक्सपर्ट को यूज करके कोई इन्फॉर्मेशन बना रखी है, तो मेरी जिम्मेदारी, ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है कि ऑडिटर ये चेक करेगा कि वो मैनेजमेंट केपेबल तो है ना, कंपोनेंट तो है ना, ऑब्जेक्टिव तो है ना, उसके वर्क को मैं यूज तो कर सकता हूँ ना। तो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ हिज वर्क एज ऑडिट एविडेंस। एंड नंबर 3, उसके वर्क की मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा। सिंपल। अब वो तीसरा पॉइंट क्या कह रखा है, ये कह रहा है कि भाई अगर आपकी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है, व्हाट एडिशनल प्रोसेस डज द ऑडिटर नीड टू कैरी आउट। अगर आपकी इन्वेंट्री किसके पास है, कंसाइनी के पास है, ऑल ओवर द कंट्री। अगर आपकी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है तो आपको एडिशनल प्रोसेस क्या क्या परफॉर्म करने की जरूरत है, आ जाओ। ये रहा। तो अपने उधर भी देखा था, अपने सेम चीज उधर पड़ी थी ना बैक साइज में, कि अगर मेरी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है तो मैं क्या करूंगा, उससे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ले सकता हूँ। कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेने के अलावा और क्या करूंगा, और बेसिकली जो है अटेंडिंग और अरेंजिंग अनदर ऑडिटर टू अटेंड थर्ड पार्टी का फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। या फिर मैं क्या करूंगा, अनदर ऑडिटर को बोलूंगा या फिर सर्विस ऑडिटर को बोलूंगा कि तू उसके इंटरनल कंट्रोल पे मुझे क्या करके रिपोर्ट दे दे। इस पर करूंगा डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग द इन्वेंट्री हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी। सिंपल। तो जो अपने बैक एक्सरसाइज में करा था वही क्वेश्चन इधर आगे रिपीट हो रहे हैं। आगे आ जाओ, क्वेश्चन 4 देखो क्या दे रखा है, कौन कौन से प्रोसेस शुड द ऑडिटर नीड टू अंडरटेक फॉर लिटिगेशन मैटर्स। भाई आपको पता चल गया कि भाई कंपनी के अंदर क्या है, कुछ लिटिगेशन या फिर केस के मैटर्स हैं, तो उसके लिए ऑडिटर को कौन कौन से प्रोसेस परफॉर्म करने हैं, आ जाओ।
ऑडिटर क्या करेगा, डिजाइन करेगा, परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी। भाई अगर मुझे ये देखना है कि भाई कंपनी में लिटिगेशन क्लेम पे है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैनेजमेंट को पूछूंगा, इंक्वायरी करूंगा मैनेजमेंट से, वेयर एप्लीकेबल अदर्स विद इन द एंटिटी इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल। मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा कि भाई क्या करंट ईयर में कोई लिटिगेशन क्लेम हुआ है क्या। रिव्यू करूंगा लीगल एक्सपेंस अकाउंट को, मैं लीगल एक्सपेंस अकाउंट को रिव्यू करूंगा, ये देखूंगा कि क्या मैंने कोई लॉयर को करंट में पेमेंट कराया क्या। अगर मैंने लॉयर को पेमेंट करा होगा तो सीधी सी बात है उसने मेरे लिए कोई केस लड़ा होगा, जब तो मैंने पेमेंट करा होगा ना। क्या स्पीड है भाई साहब, एक सांस में ही बोल गया मैं, है ना। चंदू, ओके, सेकेंड, रिकॉर्डिंग, ऑलराइट गाइस। तो मैंने आपको बताया कि भाई कंपनी के अंदर लिटिगेशन क्लेम ये खर्चे हुए कि नहीं हुए, या फिर कंपनी पे कोई केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसे चेक कर सकते हो। आप जो है पहले मैनेजमेंट से पूछ लो, लीगल एक्सपेंस अकाउंट को रिव्यू कर लो, या फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग को रिव्यू कर लो ऑफ टीसीडब्ल्यूजी एंड करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंटिटी एंड उसका लॉयर। तो बेसिकली टीसीडब्ल्यूजी की कोई मीटिंग होगी तो उसका रिव्यू कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, करस्पॉन्डेंस मतलब बातचीत हुई है अगर एंटिटी और उसके लॉयर की, तो आप क्या कर सकते हो बेसिकली उसको भी जो है रिव्यू कर सकते हो। अब देखो क्या दे रखा है, द लीगल क्लेम्स इन्वॉल्विंग कस्टम्स एंड फाइन्स ऑफ एनजीटी आर मटीरियल इन सच सर्कमस्टेंस। अगर ऑडिटर असेस करता है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिटिगेशन, अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई जो भी लिटिगेशन क्लेम है, जो भी लिटिगेशन क्लेम है वो क्या है, मटेरियल है, वो क्या कर सकता है, ही कैन सीक लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी फ्रॉम द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। मैंने आपको बताया था ना आप लेटर भेज सकते हो, लेकिन आप जो लेटर भेज सकते हो वो कैसे भेजोगे, मैनेजमेंट का लिखा हुआ होना चाहिए, आप बस भेजोगे, आप खुद मत भेज देना। तो आप इंक्वायरी क्या करोगे, आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल बोले तो एक्सटर्नल लॉयर से बोलोगे कि भाई आप मुझे बता दो कि भाई कंपनी पे कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, वेयर एप्लीकेबल मैनेजमेंट का असेसमेंट ऑफ आउटकम ऑफ ईच आइडेंटिफाइड लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड एस्टिमेट्स ऑफ इट्स फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं एक्सटर्नल लॉयर को बोलूंगा कि भाई देखो मैनेजमेंट का असेसमेंट ये है, मैनेजमेंट का असेसमेंट ये आप बता दो कि भाई मैनेजमेंट ने जो असेस कर रखा है वो सही है कि नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट बोल रहा है कि भाई इस केस में मुझे 1 करोड़ का नुकसान होगा, तो अपन लॉयर से भी कंफर्म कर लेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कि भाई आप कंफर्म कर दो रीजनेबलनेस ऑफ मैनेजमेंट का असेसमेंट एंड प्रोवाइड द ऑडिटर विद फर्दर इन्फॉर्मेशन इफ द लिस्ट इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट। हम जो है लॉयर से बोलेंगे कि भाई आप ये चेक कर लो कि भाई जो मैनेजमेंट का असेसमेंट वो कंप्लीट है कि नहीं है, रीजनेबल है कि नहीं है, और अगर आपके पास कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन तो आप हमें वो दे दो। ऑडिटर में सीक मीटिंग विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल अगर मैटर इज हैविंग सिग्निफिकेंट रिस्क। ऑडिटर क्या कर सकता है, मीटिंग पर्सनली जाके मीटिंग कर सकता है काउंसिल से, काउंसिल बोले तो लॉयर से, अगर मैटर क्या है, मैटर जो है कॉम्प्लेक्स है, रिस्की है, हम क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे डब्ल्यू फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रूव्ड टीसीएलओजी दैट ऑल द नोन एक्चुअल पॉसिबल लिटिगेशन एंड क्लेम्स जिसका इफेक्ट क्या हो सकता है, मटेरियल हो सकता है एफएस पे, वो हमने एफएस में डिस्क्लोज कर दिए एंड ऑडिटर को अप्रोप्रिएटली बता दिए गए हैं। इजी है ना। तो मैंने आपको बताया इस केस को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अगर आपको जो है लिटिगेशन क्लेम के बारे में जानना है तो आप क्या करोगे, ये 3 चीजें करोगे। फिर आप क्या कर सकते हो, बेसिकली लेटर ऑफ इंक्वायरी भेज सकते हो एक्सटर्नल काउंसिल से। अच्छा लेटर ऑफ इंक्वायरी में क्या क्या होगा वो हमने देख लिया, भाई लिस्ट क्या है, हम उससे बोलेंगे कि भाई देखो आप हमें बता दो कि भाई लिस्ट ऑफ लिटिगेशन क्लेम क्या है। हम उसको बोलेंगे कि भाई तू बता दे कि भाई जो मैनेजमेंट का आउटकम वो सही है कि नहीं है, मैनेजमेंट का आउटकम रीजनेबल है कि नहीं है। अब तुझे कोई तेरे पास कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन है तो तू वो हमें वो दे दे। अगर मैटर सिग्निफिकेंट रिस्क रखता है तो हम क्या करेंगे, मीटिंग कर लेंगे और हम क्या करेंगे, डब्ल्यू ले लेंगे मैनेजमेंट से कि भाई देख तूने हमें सारे के सारे लिटिगेशन क्लेम बता दिए हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने एप्लीकेबल एफआरएफ के बेसिस पे, एएस या इंडियस के बेसिस पे अपन ने डिस्क्लोज कर रखा है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके 4 एमसीक्यू पे। द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट का एक्सपर्ट इज लाइकली टू बी लेसर। भाई देखो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी कम है जब मैनेजमेंट ने उसको एम्प्लॉय कर रखा है, तो एक्सपर्ट इज एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी। तो अगर एंटिटी नहीं उसको एम्प्लॉय कर रखा है, एंटिटी नहीं उसको एम्प्लॉय कर रखा है, इसका मतलब क्या है कि भाई एंटिटी का उस पर कंट्रोल होगा, इसका मतलब उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स इज इरेलेवेंट फॉर द ऑडिटर इन प्लानिंग अटेंडेंस। भाई अटेंडेंस आपको क्या करना है, फिजिकल इन्वेंटरी पे अटेंडेंस करनी है। कौन कौन से मैटर्स इरेलेवेंट है, क्या 100% इन्वेंटरी इज कवर्ड इन द ऑडिट। भाई सीधी सी बात है 100% कवर हो रही हो कि नहीं हो रही हो, आपको तो इन्वेंटरी पे अटेंडेंस देना ही पड़ेगा अपना। एक्सटर्नल कंफर्मेशन फॉर रिसीवेबल्स आर नॉट रिलायबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। भाई रिसीवेबल बोले तो ट्रेड रिसीवेबल के रिलायबल नहीं होंगे, तो कंफर्मेशन इज साइंड बाय द प्लांट मैनेजर। भाई कंफर्मेशन देखो डायरेक्टली रिसीव हो गई, मतलब क्या है, रिलायबल है। कंफर्मेशन क्या है, पॉजिटिव कंफर्मेशन है, रिलायबल है। कंफर्मेशन हैज कम फ्रॉम द एड्रेस ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी, रिलायबल है। लेकिन कंफर्मेशन किसने दे दी, प्लांट के मैनेजर ने दे दी, कंपनी के मैनेजर ने दे दी, तो वो रिलायबल थोड़ी होगी।
द न्यू ऑडिटर प्लान सर्टेन प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 510. कौन कौन से प्रोसीजर्स 510 के अकॉर्डिंग नहीं है? तो रीडिंग द मोस्ट रिसेंट एफएससीए प्रोसीजर होता है आपका. क्या प्रायर पीरियड अगर प्रायर पीरियड मॉडिफाइड है तो उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है करंट पीरियड में? ये होता है. करेक्टली ब्रिंगिंग फॉरवर्ड ऑफ द प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंसेस, ये भी होता है. लेकिन असर्टेनिंग वेदर द प्रेडिसेसर ऑडिटर हैज अटेंड फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, ये आपका कोई प्रोसीजर नहीं है. ठीक है, तो ये आपको ऐसे 510 में मिल जाएगा. इजी केस स्टडी बन गई. 10 मिनट लगे अपने को केस स्टडी में, और मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आपको आता है कि भाई आपको जो है क्या करना है, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस ऑफ इन्वेंटरी को वेरीफाई करना है, तो आप क्या करोगे? जो मैंने अपने टेस्ट जो नॉलेज में क्वेश्चन देखा था ना, वो वाले पॉइंट लिखे आना. ये शॉर्ट शॉर्ट 1 2 3 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपको. ये इतना डेप्थ में लिखने की जरूरत नहीं है. अब आ जाते हैं अपन केस स्टडी नंबर 2 पे. लास्ट केस स्टडी अपना फाइनली ये खत्म हो गया. देख लेते हैं पढ़ने की जरूरत है क्या, क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो इसमें आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इन लोगों ने इंडायरेक्ट क्वेश्चंस बना रखे हैं. आ जाओ, केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी अपने को. ट्रस्टवर्दी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड with Mr. Bharoselal as MD along with its wife Maya owned the company. तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? भरोसेलाल है. along with its wife Maya, जो कंपनी को ओन करती है. कंपनी हैज फ्लोटेड वन SPV, रियल ट्रस्ट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इन विच अ फॉरेन एंटिटी बिकम्स अ जॉइंट वेंचर पार्टनर विद 50% स्टेक. तो कंपनी ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया, एक नई कंपनी बनाई जिसके अंदर फॉरेन एंटिटी का क्या है? फॉरेन एंटिटी का भी 50% स्टेक है. मतलब बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है. मेरे और फॉरेन एंटिटी के बीच में क्या है? एक जॉइंट वेंचर है, JV है. आगे देखो क्या दे रखा है. द वेंचर वॉज फाउंड विद इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई टू इन्वेस्ट इन SRA प्रोजेक्ट्स. बोले तो सम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी एंड डेवलप देम इनटू कमर्शियल यूनिट्स फॉर सेल. तो वेंचर किस लिए बना है? वेंचर बेसिकली बना है कि भाई हम क्या करेंगे? SRA प्रोजेक्ट्स लगाएंगे. सम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स एंड डेवलप देम इनटू कमर्शियल यूनिट्स फॉर सेल. कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में है. मिस्टर भरोसे लाल वॉज गोइंग थ्रू अ रफ पैच इन इज लाइफ. जो भरोसे लाल है, जो MD है, उसकी जिंदगी बहुत खराब चल रही थी. वो क्या था? फाइनेंशियल डिफिकल्टी में था. एंड हैड माउंटिंग ड्यूज एंड ह्यूज आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर टू बैंक्स एंड सप्लायर्स इन हिज कंपनीज. तो उस पर बहुत ज़्यादा कर्जा भी था. मिसेज माया, बोले तो ये जो माया है, मिसेज माया वॉज फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली एंड हैड फॉलोन इन लव विद भरोसे लाल, हु वॉज फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. ठीक है. मिसेज माया की जो एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है, मिसेज माया की क्या थी? एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल थी. एंड वॉज ऑलवेज शॉर्ट ऑफ फंड्स टू मेंटेन हर लाइफस्टाइल. ठीक है. तो मिसेज माया की जो है लाइफस्टाइल बहुत वेल्दी है, एक्सपेंसिव है, पैसा अपने पास नहीं है इतना ज़्यादा. मिस्टर भरोसेलाल sensed a golden opportunity in the new venture because foreign partner had no knowledge of the Indian regulations and how the SRA projects worked and was solely dependent on the local partner to get all the permissions, scouting for the projects, getting consents from the slum developers for the project, giving contracts for construction of the project and such matters. तो बेसिकली जो हमने जॉइंट वेंचर करा है फॉरेन एंटिटी के साथ, ये भरोसेलाल बोलता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ क्या कर सकते हैं? कांड कर सकते हैं. इस वेंचर में कुछ कांड कर सकते हैं क्योंकि जो फॉरेन पार्टनर है उसको तो इंडियन रेगुलेशन की कुछ नॉलेज होगी नहीं. और जो फॉरेन पार्टनर वो किस पे डिपेंडेंट है? वो बेसिकली लोकल पार्टनर पे डिपेंडेंट है, मतलब भरोसेलाल पे डिपेंडेंट है. अब देखो क्या दे रखा है. मेसर्स ABC एंड कंपनी वर अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ जॉइंट वेंचर. अच्छा, एंगेजमेंट टीम वॉज हेडेड बाय स्केप्टिक. तो एंगेजमेंट टीम का हेड कौन था? CA स्केप्टिक था. अच्छा, हु हैड इन हिज स्टिंक्ट विद दिस फर्म was instrumental in unearthing two major frauds and had the ability to slip off any such scenarios. तो ये जो CA था, ये अपनी फर्म का एक बहुत खूनार बंदा था. इसने अभी तक क्या कर रखे हैं? इसने अभी तक 2 मेजर फ्रॉड को क्या कर रखा है? इसने अभी तक जितनी भी ऑडिट्स करी थी उसमें से 2 मेजर फ्रॉड निकाले हैं. एंड हैड द एबिलिटी टू स्निफ आउट एनी सच सिनेरियोस. अब देखो क्या दे रखा है. मिस्टर भरोसेलाल हैज अ डोमिनेंट पर्सनालिटी एंड अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन फंक्शनिंग एंड एवरीबडी लुक टू हिम फॉर गाइडेंस. द गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो हमने कंपनी बनाई है, जॉइंट वेंचर बनाई है, उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर वेरी पुअर था. एंड मिस्टर भरोसेलाल यूज्ड टू डिक्टेट द डिसीजंस. तो भरोसेलाल क्या करता था? डिसीजंस को डिक्टेट करता था. इवन दो एज अ पार्ट ऑफ द जॉइंट वेंचर देयर वाज अ डिटेल्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर इन प्लेस फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एट द जॉइंट वेंचर. However, the representative on the board of director of the joint venture of the foreign partner who had shifted to India to supervise the SRA project had grown friendly with the भरोसेलाल. तो फॉरेन पार्टनर था, ठीक है, जो फॉरेन पार्टनर था उसका रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसका फ्रेंड था? भरोसेलाल का फ्रेंड बन गया.
तो देखो क्या दे रखा है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बोर्ड ऑफ जॉइंट वेंचर ऑफ द फॉरेन पार्टनर हु हैज शिफ्टेड टू इंडिया टू सुपरवाइज द एसआरए प्रोजेक्ट had grown friendly with Bharose Lal, and Bharose Lal had even gone out of the way to help him get good accommodation and second hand Mercedes. तो बेसिकली दोनों दोस्त बन गए और भरोसे लाल ने क्या करा, फॉरेन पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव को एक अच्छा घर दिला दिया, एक सेकेंड हैंड मशीनरी, एक सेकेंड हैंड मर्सिडीज दिला दी। आह, अच्छा ये लोग जो है दोनों दोनों कहाँ जाते थे, क्लब भी जाते थे दारू पीने। ऑफन दे बोथ गो टू द क्लब इन द इवनिंग फॉर अ ड्रिंक। अब देखो क्या दे रखा है, द डीलिंग्स इन द एसआरए प्रोजेक्ट आर नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट, मतलब कांड हो रखे हैं, एंड द अबव बोर्ड बट आर वेरी ओपेक। ठीक है, तो हमने क्या कर रखे हैं, हमने जो है बेसिकली कंपनी में बहुत सारे कांड कर रखे हैं। गिवन द अबव सिचुएशन, सीए स्केप्टिक वांट्स टू डिस्कस विद द ऑडिट टीम एरियाज एंड सिचुएशंस जहां पर इसको मॉडल मिसफिटिंग पॉसिबल हो सकता है। तो सीए स्केप्टिक को जो है ऑडिट करने के लिए अपॉइंट करा गया है। वो अपने ऑडिट टीम मेंबर के साथ क्या करना चाहता है, डिस्कशन करना चाहता है कुछ ऐसे एरियाज के बारे में, कुछ ऐसी सिचुएशन के बारे में जहां पर इसको मॉडल मिसफिटिंग हो सकते हैं। तो सीए स्केप्टिक वांट्स टू डिस्कस विद द ऑडिट टीम एरियाज एंड सिचुएशन जहां पर इसको मॉडल मिसफिटिंग इज पॉसिबल, and there are chances of having an undisclosed related party relationship to misappropriate the funds. अब देखो क्या दे रखा है, प्लीज गाइड द एंगेजमेंट टीम ऑन द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन एज पर ऐसे 550, मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। हाँ देखो क्या दे रखा है, द एंगेजमेंट टीम shall include specific consideration of susceptibility of financial statement to material misstatement due to fraud and error that could result from the entity का relationship with the related party transactions। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो एंगेजमेंट टीम है, जिस कंपनी को, जिस फर्म को अपॉइंट करा गया है एज अ ऑडिटर, वो ये बिल्कुल देखेगा, वो ये देखेगा बिल्कुल कि भाई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन की वजह से मेरे एफएस में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं आ रहा है ना। अच्छा वो कैसे चेक कर सकता है, देखो तो उनको इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, इस चीज को इंश्योर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, देखो क्या दे रखा है, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एंटिटी का रिलेशनशिप विद एंड ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी इज आइडेंटिफाइड इंडिपेंडेंटली बाय द ऑडिटर। बेसिकली आपको ये चेक करना है कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें कोई मटेरियल स्टेटमेंट तो नहीं है ना, ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर ड्यू टू रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन। उसके लिए सबसे पहले एंगेजमेंट को क्या पता होना चाहिए, उससे लिए सबसे पहले एंगेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि भाई एंटिटी का रिलेशन, एंटिटी के रिलेटेड पार्टी कौन कौन है और एंटिटी ने रिलेटेड पार्टी के साथ कौन कौन से ट्रांजेक्शन कर रखे हैं। इसके लिए वो क्या कर सकता है, इसके लिए वो जो है वेरीफाई कर सकता है फॉर्म नंबर MBP1 जो अपन कंपनी लॉ में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऑडिट टीम क्या करेगी, सबसे पहले ऑडिट टीम ये देखेगी भाई एक्चुअल में कंपनी, किसी भी कंपनी की आप ऑडिट करने जा रहे हो, आपको ये देखना है कि भाई RPR और टी, RPRT की वजह से, RPRT का मतलब है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन की वजह से एफएस में मटेरियल स्टेटमेंट तो नहीं है ना। उसके लिए आप क्या क्या करोगे, सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। आप सबसे पहले देखोगे कि भाई रिलेटेड पार्टी कौन कौन है और एंटिटी ने कौन कौन से ट्रांजेक्शन कर रखे हैं। द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स दैट में इंडिकेट द एक्जिस्टेंस ऑफ RPR&T। आप कोई रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को भी चेक कर सकते हो जिससे कि आपको ये पता चले कि भाई RPR रिलेटेड पार्टी है कौन और उसके साथ कौन कौन से ट्रांजेक्शन कर रखे हैं। An emphasis on the importance of maintaining professional skepticism throughout the audit regarding the potential for material misstatement associated with the RPR&T। आप ऑडिट करने के लिए गए हो, आपको जो है अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है क्वेश्चनिंग माइंड, तो आपको अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा, क्वेश्चनिंग माइंड के साथ जो है ऑडिट करनी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि भाई जो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन है उसकी वजह से मेरे एफएस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। अच्छा आप एक और चीज चेक कर सकते हो कि जो मैनेजमेंट है और जो TCWG है, जो मैनेजमेंट है और जो TCWG है वो कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG फॉर आइडेंटिफिकेशन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ RPR&T। तो हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट और TCWG कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है, खुद से वो क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है और रिपोर्ट कर रहा है। तो कंपनी लॉ में जब आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर मैनेजमेंट ने चला के रिपोर्ट कर रखे हैं इसका मतलब ये कि भाई हो सकता है कि मैनेजमेंट का इंटेंशन गलत ना हो। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई अगर आपको ये चेक करना है कि RPRT की वजह से एफएस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए आप क्या क्या करोगे। उसके लिए सबसे पहले देखोगे कि भाई RPR&T है क्या, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई कर सकते हो ये देखने के लिए रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ RPR&T। आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अपना दिमाग खुला रखना है। आप ये भी देख सकते हो कि भाई मैनेजमेंट और TCWG कितना इंपॉर्टेंस डाल रहा है रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ RPR&T। इन एडिशन इन एडिशन देखो क्या दे रखा है, इन एडिशन द डिस्कशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रॉड में इंक्लूड स्पेसिफिक कंसिडरेशन ऑफ हाउ द रिलेटेड पार्टीज में बी इन्वॉल्व इन फ्रॉड। फॉर एग्जांपल how the special purpose entities controlled by the management might be used to facilitate earnings management। तो हो सकता है कि भाई आपकी कंपनी ने एक दूसरी कंपनी फ्लोट कर रही हो, इस कंपनी को कौन कंट्रोल करता है, ये वाली कंपनी कंट्रोल करती है, और पैसा इधर से बचाने के लिए क्या कर रहा हो, पैसा इधर ट्रांसफर कर जा रहा हो। तो देखो क्या रखा है, आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि भाई फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए आप क्या चेक कर सकते हो कि भाई किस तरह से
जो स्पेशल पर्पस एंटिटीज फॉर्म करी गई है, जो मैनेजमेंट कंट्रोल कर रही है, उसको यूज करा जा रहा है टू फैसिलिटेट अर्निंग्स मैनेजमेंट। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो बस आपको 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। एग्जाम में जो है क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का आएगा। आपको मैंने 5 पॉइंट बता दिए, 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 पॉइंट को ध्यान रखना, इन 5 पॉइंट को ध्यान रखना। 5 में से कोई भी 4 लिख के आ जाना, अगर 4 नंबर का आ रहा है और 5 नंबर का आ रहा है तो 5 लिख के आ जाना। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो क्वेश्चन मुझे ये कह रहा था कि भाई 550 के बेसिस पे एंगेजमेंट टीम की क्या क्या जिम्मेदारी बनती है, एंगेजमेंट टीम को क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए। और 550 मुझे क्या कहता है, अगर आपने कंपनी ने आपकी कंपनी ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रखे हैं तो ऐसे 550 लग जाता है। अब देखो, अपन ने जो पूरी केस स्टडी पढ़ी, अपन ने जो पूरी केस स्टडी पढ़ी, उसमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या क्या है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या क्या है, मतलब आपको कैसे पता चल सकता है कि भाई फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आ जाओ। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर का मतलब है कि इवेंट और कंडीशंस जो इंडिकेट कर रहा है क्या, इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड और टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्रॉड। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर का मतलब है कौन से ऐसे इवेंट और कंडीशन है जिसकी वजह से हमें ये पता चल रहा है, कि भाई सामने वाले बंदे के पास इंसेंटिव है या फिर वो प्रेशर में टू कमिट फ्रॉड या एरर। अब आपको एक चीज़ पता है कि मिस्टर भरोसे लाल की वाइफ जो है बहुत एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल जीती है, उनके पास पैसा नहीं है। तो मतलब क्या है, उसके ऊपर एक प्रेशर है। क्या प्रेशर है कि भाई फ्रॉड करके ज़्यादा पैसा कमाए। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द 3 कंडीशन दैट आर जनरली प्रेजेंट व्हेन द फ्रॉड एग्जिस्ट। भाई क्या है, या तो आपके पास आपके ऊपर प्रेशर है, या फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, या फिर आपकी एबिलिटी है टू रेशनलाइज द फ्रॉडलेंट एक्शन। मतलब क्या है भाई, आप जो है आप ऐसी मेंटालिटी के हो कि भाई आप फ्रॉड नॉर्मली करते ही रहते हो। अब मुझे बताओ, अपने क्वेश्चन में प्रेशर था ना, बिल्कुल। क्या क्या प्रेशर था भाई, आप एक एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल जी रहे हो, आप एक एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल जी रहे हो, आपके ऊपर बहुत कर्जा है, या फिर आपको जो है स्पेशल पर्पस एंटिटी में, स्पेशल पर्पस वेहिकल में 5 करोड़ का कंट्रीब्यूशन करना है। तो आपके पास ये 3 रीजन है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, फ्रॉड कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऑडिटर हो, आपको ये चेक करना है कि भाई कंपनी में जो है ऐसी कांड हो रही है, भाई कंपनी में जो है कंपनी की वाइफ एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल जी रही है, कंपनी का जो मालिक है एमडी है भरोसे लाल, उस पर बहुत बड़ा लोन है। तो ये क्या है, बेसिकली एक प्रेशर इंडिकेट करता है, इंसेंटिव इंडिकेट करता है किस पे, उस बंदे पे भरोसे लाल पे, कि वो फ्रॉड करे, क्योंकि उसको जो है क्या करना है, कर्जा चुकाना है, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल को फंड करना है। अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, भाई अपॉर्चुनिटी है ना, देखो क्या दे रखा है, जो अपना रियल एस्टेट इंडस्ट्री होती है ना, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री होती है, आपको भी पता है कि भाई बहुत ब्लैक मनी उसमें सर्कुलेट होता है। तो जिस तरह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री फंक्शन करती है, आपको दिख जाना चाहिए कि भाई फ्रॉड गारंटीड होगा ही। डोमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ एमडी, जो अपना एमडी है वो क्या है, उसकी क्या डोमिनेंट पर्सनालिटी है, वो किसी के डिसीजन को चलने नहीं देता है, खुद की चलाता है। इसका मतलब क्या है कि भाई फ्रॉड हो सकता है। फॉरेन पार्टनर जो है किस पे डिपेंडेंट है, फॉरेन पार्टनर बेसिकली अपने लोकल पार्टनर पे डिपेंडेंट है, और उसको इंडियन लॉ से कुछ नॉलेज ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई जो भरोसे लाल है उसके पास अपॉर्चुनिटी की वो क्या कर सके, फ्रॉड कर सके। अब देखो क्या दे रखा है, बस इतना ही हो गया। तो ये पूछा था कि भाई क्वेश्चन, अपनी जो केस स्टडी है, केस स्टडी से रिलेटेड बेसिकली क्या क्या फ्रॉड है, क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं, उसका बारे में आपको कैसे पता चलेगा। तो हमने देख लिया तो इन केसेस के बारे में, फ्रॉड के बारे में हमें जो है इन केसेस से पता चल सकता है। ठीक है, अब आ जाओ पॉइंट नंबर 3 पे। जो क्या दे रखा है भाई साहब, खत्म ही नहीं हो रही है तो चीजें। गिवन द सिचुएशन दैट ईच पार्टनर इन द जॉइंट वेंचर हैज टू ब्रिंग इनटू द एंटिटी अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 करोड़। क्या दे रखा है, जॉइंट वेंचर में जो भी पार्टनर है उसको जो है 5-5 करोड़ का क्या लाना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन लाना पड़ेगा। एंड गिवन द सिचुएशन दैट भरोसे लाल हैज अपॉइंटेड वन ऑफ द एजेंसी, हैज अपॉइंटेड वन एजेंसी the name Useless and Son Private Limited to get consent from the some dollars for which the agency was paid 20 crore as kitty to get the job done। तो जहां पर लोग गरीब लोग रहते थे, हम क्या करेंगे, उनसे जो है मकान खाली करवाएंगे, और उधर क्या करेंगे, उधर कमर्शियल प्लॉट बना के बेचेंगे। अच्छा, इन लोगों को खाली करने के लिए, इन लोगों को घर खाली करने के लिए मैंने एक एजेंसी अपॉइंट करी और कहा कि भाई मैं तुझे 20 करोड़ दूंगा, मैं तुझे 20 करोड़ दूंगा, तू क्या कर, इन सम डॉलर्स को जो है भगा दे इधर से। तो बेसिकली जो भरोसे लाल है उसको जॉइंट वेंचर में क्या करना है, 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, प्लस उसको जो है 20 करोड़ देने के, इसको यूजलेस एंड सन प्राइवेट लिमिटेड को। जो अपना सीए स्केप्टिक है, inclines that there is some connection between the 20 crores paid and simultaneously within a short span the infusion of 5 crore as contribution by Mr. भरोसेलाल। उसको लग रहा है कि भाई ये जो 20 करोड़ 5 करोड़ दिया गया है, ये कुछ कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए ही दिया गया है। प्लीज गाइड द सीए स्केप्टिक इन एस्टैब्लिशिंग द लिंक बेस्ड ऑन द गाइडेंस अवेलेबल इन ऐसे 550। तो ऐसे 550 में जो है आपको क्या करना है, गाइडेंस देना है। एंड व्हाट एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स डज दिस टीम नीड टू अंडरटेक फॉर दिस कंक्लूजन। आ जाओ। हाँ भाई, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसी केस स्टडी आप लोगों की एग्जाम में आ गई ना, आप लोगों के लग जाएंगे। सच बता रहा हूँ, अगर ऐसी केस स्टडी लोगों ने एग्जाम में पूछ ली 5-5 या 10-10 नंबर में, आप लोगों के लग जाने हैं। क्योंकि ये जो केस स्टडीज है ना, यहाँ पर सब्जेक्टिव आंसर चलते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि भाई आईसीए जो है अपने बेसिस पे आंसर देता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आईसीए में जो पॉइंट्स दे रखे डिटो कॉपी पेस्ट आ जाए। तो आई डोंट थिंक ऐसी केस स्टडी एग्जाम में आनी चाहिए, मे बी आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखी हो।
बट देखो अगर एग्जाम में अगर आएगी भी ना केस स्टडी, तो ये कॉपी पेस्ट ही मिलेगी आपको जनरली। देखना इतनी सारी केस स्टडीज अपन चैप्टर्स में करेंगे, इसलिए अगर मैं आपको ये केस स्टडीज कर रहा हूँ, आपने अच्छे से कर लिया तो आपको क्लिक हो जाएगा कि भाई एग्जाम की आईसीएमएट ने अपने कुछ मॉड्यूल में क्या क्या आंसर दे रखे थे। अरे भाई साहब, चलो देखो क्या दे रखा है। अगर ऑडिटर को पता चलता है कि भाई क्या है, अगर ऑडिटर आइडेंटिफाइज अरेंजमेंट्स, ऑडिटर आइडेंटिफाइज अरेंजमेंट और इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से उसको पता चलता है कि भाई एग्जिस्टेंस है किसका, और रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शंस का, जो मैनेजमेंट ने प्रीवियसली आइडेंटिफाई नहीं कर रखे हैं या फिर डिस्क्लोज नहीं कर रखे हैं, ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर शैल डिटरमाइन क्या अंडरलाइंग सर्कमस्टेंस कंफर्म द एक्जिस्टेंस ऑफ दोस रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शंस। तो मतलब बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऑडिटर को पता चलता है एक्जिस्टेंस ऑफ आरपीआर एंटी जो मैनेजमेंट ने प्रीवियसली आइडेंटिफाई नहीं कर रखे, तो ऑडिटर क्या करेगा? सबसे पहले देखो, ऑडिटर जो है मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करेगा, सॉरी ऑडिटर जो है अपने टीम मेंबर से कम्युनिकेट करेगा। तो ऑडिटर शैल प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द अदर मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम। तो बेसिकली जो ऑडिटर है वो क्या करेगा? अपने टीम मेंबर्स को बोलेगा, अपने आर्टिकल्स को बोलेगा, देखो हमने क्या करा है, फ्रॉड पकड़ा है। क्या किस बात का फ्रॉड पकड़ा है? कि मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रखे थे लेकिन हमें बता नहीं रखे थे। तो ऑडिटर क्या करेगा? प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करेगा द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द अदर मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम in order to assist them in determining whether this information affect the result of and conclusions drawn from the risk assessment procedures। मतलब मैं अपने टीम मेंबर्स को बताऊंगा कि भाई देखो, कि देखो मैनेजमेंट ने जो है आरपीआर एन टी कर रखे थे लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर रखे थे, हमें बता नहीं रखे थे। हम क्या करेंगे? अपने मेंबर्स को कम्युनिकेट करेंगे और उसको ये कहेंगे कि भाई आप ये देख लो कि क्या इस इन्फॉर्मेशन की वजह से, रिस्क क्या इन्फॉर्मेशन की वजह से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे कोई इंपैक्ट आ रहा है क्या। ठीक है, तो हम अपने टीम मेंबर्स को बताएंगे कि भाई आप क्या करो, आप जो है बेसिकली इस इन्फॉर्मेशन को रखो और ये देखो कि भाई अपना अपन ने जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म करा था, क्या उस पर कोई इंपैक्ट आ रहा है क्या। ऑडिट सेल वेयर एप्लीकेबल एफआरएफ एस्टैब्लिशेस द रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स। अब ऑडिटर क्या करेगा? अब ऑडिटर देखो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से टू आइडेंटिफाई ऑल द ट्रांजैक्शन विद द न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज फॉर द ऑडिटर का इवैल्यूएशन। तो अगर ऑडिटर को पता चलता है कि भाई हमने किसी मिस्टर एक्स वाई जेड जो रिलेटेड पार्टी उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रखा है, तो मैनेजमेंट से कहेंगे कि भाई देखो हमने आपकी चोरी पकड़ ली है, हमने ये पकड़ लिया कि भाई आपने इसके साथ ट्रांजेक्शन कर रखे हैं, अब चुपचाप आपने जो जो ट्रांजेक्शन कर रखे हैं वो हमें बता दो। हम मैनेजमेंट से कहेंगे, कि भाई आपने खुद चला के क्यों नहीं इनको आइडेंटिफाई करा था। इंक्वायरी करेंगे एज टू वाई द एंटिटी का कंट्रोल, मतलब कंपनी का कंट्रोल, इंक्वायर एज टू वाई द एंटिटी का कंट्रोल ओवर द आरपीआर एंटिटी फेल्ड टू एनेबल द आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोजर ऑफ आरपीटी। हम ये कहेंगे कि भाई आपके इंटरनल कंट्रोल ने खुद ये ट्रांजेक्शन क्यों नहीं आइडेंटिफाई करे थे, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने क्यों नहीं आइडेंटिफाई करे। अच्छा देखो क्या देखा है, परफॉर्म करूंगा अप्रोप्रिएट सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू सच न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी। तो मतलब क्या करूंगा मैं, ऑडिट प्रोसीजर चेक करूंगा कि भाई जो एक्चुअल में इनके साथ ट्रांजेक्शन हुआ सही हुए कि नहीं हुए हैं। रिकंसिडर करूंगा रिस्क कि भाई हो सकता है कि भाई कुछ ऐसी और रिलेटेड पार्टी हो जो अभी तक मैंने आइडेंटिफाई नहीं करी हो। तो रिकंसिडर करूंगा द रिस्क दैट अदर रिलेटेड पार्टीज और सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में एग्जिस्ट जो मैनेजमेंट ने प्रीवियसली आइडेंटिफाई नहीं कर रखे हो, एंड परफॉर्म करूंगा ऑडिट प्रोसीजर एज अप्रोप्रिएट। अगर आपको लगता है कि भाई मैनेजमेंट ने चला के आपको चीजें नहीं बताई थी, इसका मतलब क्या है कि भाई फ्रॉड हो रहा है, और आप क्या करोगे, 240 के ऐसे को फॉलो करोगे। तो अगर नॉन डिस्क्लोजर बाय द मैनेजमेंट अपीयर्स इंटेंशनल एंड देयरफॉर आपको पता चलता है कि भाई फ्रॉड हो रहा है, आप क्या करोगे, एवेल्यूएट करोगे कि भाई इस फ्रॉड का ऑडिट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। अच्छा, फ्रॉड में ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी बनती है, देखो क्या देखा है, इन सच केसेस द रिक्वायरमेंट एंड गाइडेंस इन ऐसे 240 रिगार्डिंग द ऑडिटर का रिस्पांसिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन द ऑडिट ऑफ एफएस आर रिलेवेंट। जहां पर मैनेजमेंट अपीयर्स टू हैव इंटेंशनली फेल्ड टू डिस्क्लोज, जहां पर मैनेजमेंट हैज इंटेंशनली फेल्ड टू डिस्क्लोज द रिलेटेड पार्टीज ऑफ सिग्निफिकेंट आरपीटी। मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर मैनेजमेंट ने जो है इंटेंशनली आपको चीजें नहीं बता रखी थी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई फ्रॉड हो रखा है, और फ्रॉड के लिए आपको पता है कि भाई ऐसे 240 को आपको फॉलो करना पड़ता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यार मैं तो ये चैप्टर उठाया था ये सोचते हुए कि छोटा सा चैप्टर होगा, और भाई साहब खतरनाक लंबा चैप्टर, इतने क्वेश्चंस, त्राहीमाम त्राहीमाम। हम्म ऑडिटर में ऑल्सो कंसिडर वेदर इट इज नेसेसरी टू री इवेलुएट द रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स टू ऑडिटर का इंक्वायरी, मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन टू ऑडिटर। तो ऑडिटर को पता चल गया कि भाई मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है, तो ऑडिटर ये देखेगा कि भाई मैनेजमेंट से हमने कोई रिस्पॉन्सेज लिए थे, मैनेजमेंट से कोई डब्ल्यू ले रखा था, तो भी सही तो है ना। मतलब बेसिकली उसको मैं क्या करूंगा, उसको जो है रीवेल्यूएट करूंगा उन सबकी रिलायबिलिटी। अब जो आगे क्या दे रखा है, auditor need to carry out the verification and inspection of ownership structure and the review of FS of useless sons through the MCA website and establish the access between the two। मतलब बेसिकली मैं ये देखूंगा कि भाई जो यूजर्स एंड सन प्राइवेट लिमिटेड
तो मैंने एजेंसी अपॉइंट करा गया था, उसको जो मैंने 20 करोड़ दिए थे, उसको मैंने जो 20 करोड़ दिए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई इस कंपनी का भी ओनर कौन है, भरोसेलाल है। The auditor need to carry out the inspection. The auditor need to carry out the inspection of the data filled by Bharoselal for his group company to establish any past transaction या relationship between the two entities. तो क्या यूजलेस लिमिटेड के साथ पहले भी कोई ट्रांजेक्शन हो रखा है क्या? Auditor need to ask for all the documents for the utilization of 20 crore and can investigate by visiting the parties involved and asking for confirmation directly. हमें कहेंगे कि भाई आपको 20 करोड़ मिले, आपने 20 करोड़ कहाँ पे यूटिलाइज करें बताओ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से जो है चीजों को चेक कर सकते हो। खतरनाक केस स्टडीज है भाई, आपके लग जाने हैं, आप लोगों के लग जाने अगर ये केस स्टडी आ गई तो। बट मैंने आपको बताया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको 5-5 पॉइंट ध्यान रखने हैं, हर पॉइंट के 5-5 पॉइंट, हर क्वेश्चन के 5-5 पॉइंट। लास्ट टॉपिक देखो क्या दे रखा है, लास्ट टॉपिक देखो क्या दे रखा है। इफ बेस्ड ऑन द एडिशनल प्रोसेस अंडरटेकन बाय द स्केप्टिक इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट देयर इज अ लाइक्लीहुड ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। आपको पता चल गया कि भाई क्या हो रहा है, कांड हो रहा है, फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है। एंड द एफएस एज अ होल मे बी मटेरियली मिसस्टेटेड। आपका क्या होना, आपका क्या काम होना चाहिए, ठीक है, आपको पता चल गया कि भाई कांड हो रखा है, अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। देखो, ऑडिटर नीड टू रीअसेस द रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस प्रीवियसली ऑब्टेन्ड। एविडेंस जो भी मिले उसको रीअसेस करेगा। एज देयर आर डाउट्स अबाउट द कंप्लीटनेस एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ रिप्रेजेंटेशंस मेड एंड अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है वो देखना। डिटरमिन करेगा पीआरएल प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पांसिबिलिटी एप्लीकेबल इन द सर्कमस्टेंस इंक्लूडिंग वेदर देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द ऑडिटर टू रिपोर्ट टू द पर्सन और पर्संस हु मेड द अपॉइंटमेंट और इन सम केसेस टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। आपको पता चल गया कि भाई कंपनी के अंदर कांड हो रहा है, किस बात का कांड हो रहा है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हो रहा है। आप क्या करोगे, आप ये देखोगे क्या मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत है टू द पर्सन हु मेड द अपॉइंटमेंट, जिसने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, जिसने मुझे अपॉइंट करा, उसको मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत है क्या, और इन सब केसेस टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर क्या मुझे फॉर एग्जांपल सेबी को रिपोर्ट करने की जरूरत है क्या, अगर मैं विड्रॉ कर सकता हूँ क्या, क्या मैं विड्रॉ कर सकता हूँ अगर विड्रॉ लीगली परमिटेड है, और अगर मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मैं विड्रॉ कर रहा हूँ तो डिस्कस करूंगा अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यू जी से कि भाई देखो मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ और मेरे रीजंस ये हैं। एंड अगेन मैं क्या करूंगा, अपनी जिम्मेदारी को देखूंगा कि क्या मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत है टू द पर्सन हु मेड द अपॉइंटमेंट और इन सब केसेस टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ एंड विड्रॉ करना चाहता हूँ और इसके मेरे रीजंस ये हैं। इजी है। तो बेसिकली अगर आपको पता चल गया कि भाई कंपनी के अंदर फ्रॉड हो रहा है तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली सबसे पहले रिपोर्टिंग करोगे। विड्रॉ करना चाहते हो तो विड्रॉ कर लोगे, और अगर विड्रॉ कर रहे हो तो क्या करोगे, अगेन बात बताओगे मैनेजमेंट और डीसीब्ल्यू जी को, और उसको बताओगे जिसने आपको अपॉइंटमेंट करा, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बताओगे कि भाई मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ और मेरे रीजन ये हैं। और इसके एमसीक्यू पे आ जाओ, इसके एमसीक्यू पे आ जाते हैं। उफ, तो एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं अपन क्या है। एमसीक्यू का आंसर देख लो, तो अपन डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब्स द मेथड दैट भरोसे लाल कैन इंडल्ज कैन कमिट विच कैन इंडल्ज टू कमिट फ्रॉड। ठीक है, तो कौन कौन सा बेस्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द बेस्ट विच डिस्क्राइब्स द मेथड दैट भरोसे लाल कैन इंडल्ज तो कंसीलिंग एंड नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स दैट कुड अफेक्ट द अमाउंट रिकॉर्डेड इन एफएस, या फिर engaging in complex transaction data structure to misrepresent the entity या causing an entity to pay for goods and services, या फिर using undisclosed business partners to misappropriate funds in the garb of making the business transaction and the siphoning the funds। मतलब अपने केस स्टडी में तो ये रेलेवेंट था ना, भाई अपन क्या कर रहे थे, अपन जो है फॉरेन पार्टनर्स को यूज कर रहे थे मिसअप्रोप्रिएट करने के लिए फंड्स को। इन द गिवन सिनेरियो द मेन फैक्टर गिविंग राइज टू द रिस्क मॉडल में स्टेटमेंट इज, तो रिस्क मॉडल में स्टेटमेंट, रिस्क मॉडल में स्टेटमेंट के लिए मेन फैक्टर क्या है, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल ऑफ ओनर। ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो देखो क्या देखा, इन द गिवन केस द मेन फैक्टर गिविंग राइज टू रिस्क मॉडल में स्टेटमेंट इज, तो अपने गिवन केस में रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, मेन फैक्टर क्या है, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है क्या, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हैविंग एक्सपीरियंस इन अनअर्थनिंग ऑफ फ्रॉड्स, या फिर डिटीरियोरेटिंग फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस ओनर, या फिर वल्नरेबिलिटी एंड डिपेंडेंस ऑफ द फॉरेन पार्टनर ऑन द लोकल पार्टनर। तो बेसिकली सबसे बड़ी दिक्कत ये है, पॉइंट नंबर डी की वजह से सारे फ्रॉड हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर बेसिकली जो पॉइंट नंबर डी है, फॉरेन पार्टनर अगर सब कुछ सही करता, मतलब फॉरेन पार्टनर सारे रेगुलेशन को समझ लेता, कंट्रोल रखता, तो उसकी वजह से क्या होता, उसकी वजह से बेसिकली फ्रॉड नहीं होते। तो मेन फैक्टर अपना क्या है, मेन फैक्टर है पॉइंट नंबर डी, डी फॉर डॉग।
ओके, तो डी डी हो गया अपना। सेकंड का भी क्या आएगा? सेकंड का भी आएगा डी फॉर डॉग। थर्ड में देखो क्या दे रखा है, द गिवन सिनेरियो व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग फॉर द ऑडिटर। सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है भाई? एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल क्रंच, डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, या फिर अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, क्योंकि बाकी तो एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल सबकी हो सकती है, फाइनेंशियल क्रंच सबके पास हो सकता है, डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ओनर का जनरली होता ही है। तो अपना आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर? कौन सा फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर? तो देखो, अगर आपकी एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है इसका मतलब आप फ्रॉड तो कर रहे हो सकता है आप फ्रॉड कर रहे हो। अगर आपका डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है इसका मतलब हो सकता है कि आप फ्रॉड कर रहे हो। अच्छा, नेचर ऑफ द इंडस्ट्री की वजह से हो सकता है कि भाई आपको इंडिकेशन मिले कि आप फ्रॉड कर रहे हो। लेकिन आपने एक नई कंपनी खोली, आपने नई कंपनी खोली, इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई आप फ्रॉड करोगे। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है? फ्रॉड रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कुछ ऐसे इंडिकेशन जिसकी वजह से आपको ये समझ में आ जाए कि भाई हो सकता है फ्रॉड हो रहा है। तो इन तीन की वजह से आपके दिमाग में एक बार घंटी बजेगी कि भाई हो सकता है फ्रॉड हो रहा है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, नई एसपीवी खोल रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई आप फ्रॉड कर रहे हो। तो क्या है अपने आंसर? क्या है? डी फॉर डॉग, डी डी बी डी, डी डी बी डी, डी डी बी डी, डी डी बी डी। 555 बीडी, सफलता की सीढ़ी 555 बीडी, डी डी बी डी, डी डी बी डी। तो फाइनली 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 अपना जो है ये 500 की चीज़ खत्म हो गई। बहुत थक गया मैं यार, आप भी, आई नो आप थक गए होंगे। और देखो इंपॉर्टेंट है ये केस सीरीज, अगर ऐसे नहीं दे रखी है तो एग्जाम में आपसे टेस्ट कर सकता है। अच्छे से इनको पढ़ के जाना, मेरी वीडियो को 2 बार देख लेना, ठीक है? अगर मेरी वीडियो में जो आपको बताया अगर आप मोटा मोटा भी लिख के आ जाते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऑलराइट गाइस, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को थम्स अप देना, लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो नवंबर 24 में एग्जाम दे रहे हैं, सो दैट उनको भी हेल्प मिल सके इन आईसीएमएट के क्वेश्चन को करने में। ऑलराइट गाइस, बाय 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 बाय। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सब अपने अटेंड में सीए बने।